तो हेलो मेरे यारो, द हेवनली मून के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हमारी मयोंग थी चोसेंग, वह कह रही थी कि हम उस लोहार से मिलने के लिए खुद ही कल निकलेंगे। और हमने देखा था कि वो लोग रास्ते की ओर निकल चुके थे और हमारे इस न्यू चैप्टर की शुरुआत होती है। बट हमें वहाँ से निकलने से पहले इन लोगों के एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है, जो कि इनके पैलेस का होता है, पवेलियन का, जहाँ पर पाउंड के बीच में बने चबूतरे पे जहाँ पे लोग चाय वगैरह पीते हैं, वहाँ पे ये और सुगी बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर वह कर रही होती है तो आप कितने समय के लिए यहाँ से जाएंगे और वह कितनी दूर है। दूसरी ओर से चोसेंग कर रही होती है, दूरी को देखते हुए इसमें कम से कम 10 दिन तो लगेंगे ही। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह सुनकर जो सुगी होती है वह एकदम निराशा जैसा चेहरा बना लेती है और कहती है कि रास्ते के लिए तुमने सब कुछ व्यवस्था कर लिया है। तो जो मयोंग बोल चुसेंग होती है वह कहती है कि मैंने भोजन की व्यवस्था सुनर को सौंप दी है, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो सुगी कहती है क्या तुमने सुनर को इन चीज़ों के लिए सौंपा है, वह बिल्कुल भी इसके लिए सही नहीं है। तो हम देखते हैं सुन चोसेंग फिर से कहती है कि चिंता मत कीजिए, वह भले ही अनाड़ी हो लेकिन काम पूरा कर ही लेगी। तो सुगी यहाँ पर इसके परेशानी को दिखाते हुए कह रही होती है, हे भगवान, तुम्हें अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ कि आप वैसे जगहों पर जा रहे हैं तो ज़्यादा चिंता भी मत लेना और हर समय अपनी इन घबराहट वाले रास्तों में अपना ध्यान रखना, क्योंकि रास्ते में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वह जो लेडी वॉरियर होती है उनकी ओर देखते हुए बोलती है कि प्लीज़ तुम इसका पूरा अच्छे तरीके से ख्याल रखना, कोई भी खतरा इस पर ना आए और कोई यह खतरनाक काम ना करे। और हम देखते हुए उसके गले लगा लेती है चोसेंग को और कह रही होती है अगर कुछ गड़बड़ लगे तो वहाँ से तुरंत भाग जाना, खुद को मुसीबत में बिल्कुल भी मत डालना। तो ये सुनिए हम देखते हैं इसका इतना फिक्र करते हुए देख चोसेंग कहती है आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रही हूँ, आप मुझे जानती है ना, मैं एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। तो हम देखते हैं सुन वो भी थोड़ी सी मतलब कि हल्की ठंडी स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ यू प्रीटी गर्ल, तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। और फिर हम देखते हुए यहाँ से ऐसे टाटा करते हुए जाते हुए कहते हुए जा रही होती है कि ठीक है तुम लोगों को तो जल्दी ही सवेरे निकलना है, इसलिए मैं अभी ही बाय बाय कर दे रही हूँ, तो अपना समय होते ही सही तरीके से निकल जाना। तो चोसेंग कहती है कि हाँ ठीक है, आप भी अच्छी नींद लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये जो जगह पर सिर्फ चोसेंग और लेडी वॉरियर बसते हैं, जो दोनों ही खामोशी से बैठे हुए होते हैं। और चोसेंग जो होती है वह उसकी ओर देखते हुए कहती है कि एना, क्या तुम यहाँ पर पैलेस के अंदर नहीं जाने वाली हो, जाओ और जाकर तुम ही रेस्ट करो। तो हम देखते हैं सुन वह उसकी ओर देखते हुए कहती है कि नहीं, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक आप अंदर नहीं जाती हैं मैं आपका ध्यान रखने के लिए यहीं पर रहूंगी। यह सुन वह हंसते हुए कहती है कि ओहो, तो सचमुच में तुम मेरे बारे में चिंता करती हो ना, दरअसल मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर अकेली बस रहना चाहती हूँ। यह सुनकर उसे भी समझ में नहीं आता, खामोश होती है लेडी वॉरियर। फिर कहती है कि गिल्ड शुरू करने के बाद भी आप यहाँ पर इस पवेलियन में काम करने की योजना बना रही हैं, ऐसा देखने पर लगता है। तो उधर से आवाज़ आती है ऑफकोर्स, बेशक, क्योंकि जो मयोंग वॉल की सम्मान है, प्रतिष्ठा है और यहाँ पे जो इसका संबंध है वह काफ़ी यूजफुल है और यही तो मेरा परिवार है जहाँ मैं लंबे समय तक रही हूँ। तो यह सुनकर वह लेडी वॉरियर कहती है कि क्या परिवार, अगर आप परिवार की बात कर ही रही हैं तो योंग के बारे में क्या, योंग वांग के बारे में क्या, वो भी तो आपका फैमिली मेम्बर है ना। तो यह सुन चौसेंग बिल्कुल खामोश हो जाती है और कुछ चीज़ों को सोचने लगती है और यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा होती है। तो यहाँ पर सन्नाटे को तोड़ने के लिए फिर से लेडी वॉरियर कहती है कि मैं समझती हूँ कि आप उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वह है तो आपका ब्रदर ही, आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। वह आपसे मिलने के लिए आया उस युद्ध क्षेत्र से निकलकर, जहाँ उसे एक स्लेव वॉरियर के तौर पर रखा जाता था और उसे दंडित किया जाता था एवं उससे काम कराया जाता था। क्या तुमने उसके बॉडी पर लगे हुए निशान नहीं देखे? वे जख्म सचमुच में जानलेवा थे, इस हद तक कि वह कोई और बंदा होता तो शायद ही सर्वाइव कर पाता, शायद वह मारा भी जाता, लेकिन वह उन युद्ध के मैदानों में अनगिनत बार मृत्यु से लड़ता रहा सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। क्या तुम्हें उसे अपने साथ नहीं रख लेना चाहिए, उसे माफ़ नहीं कर देना चाहिए? तो साओ, मैं भी तुम्हें यह करना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर इनकी बातों को सुनने के बावजूद भी चोसेंग पर कोई असर नहीं पड़ता और वह बिल्कुल खामोश होती है। तो उधर से फिर से आवाज़ आती है, क्या तुम्हें उसके प्रति थोड़ा सा भी दया नहीं है? तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसे कुछ मेमोरीज याद आते हैं और जहाँ पर यह कर रही होती है चोसेंग की, ब्रदर बिल्कुल भी नहीं, तुम मत जाओ, मुझे अकेले डर लगता है, मुझे माँ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम यहाँ पर रहो। तो हम देखते हैं यहाँ पर योंग जो होता है बचपन में इसे समझा रहा होता है चोसेंग को कि नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा, मैं जाऊँगा और माँ को खोजूंगा और जल्द ही आ जाऊँगा, इसलिए तुम यहाँ घर में ही रहना और बिल्कुल भी ना रोना और ना ही डरना, ठीक है ना। और यह कहकर जो योंग था वो वहाँ से तेजी के से निकल गया था अपनी मदर को खोजने के लिए और उसने जाते वक्त कहा था कि पिताजी जल्द ही आ जाएंगे, इसलिए घर पर ही रहना। और वहाँ पर चोसेंग जो थी वह कहती रह गई थी नहीं तुम मत जाओ, मुझे अकेले डर लगता है। और इसी तरह से थोड़ा सा और समय बीता और बीतता चला गया और उसके बावजूद भी यहाँ पर योंग जब घर वापस नहीं आया तो उसके फादर ने यहाँ पर लास्ट में चोसेंग को पकड़ते हुए कहा कि तुम्हें पहाड़ियों में जो मिस्ट्रेस नो का हाउस है उनके यहाँ पर चले जाना है और उनके घर में ही रहना है, मैं जल्द ही योंग को ढूंढ कर ले आऊँगा।
ये सुनने के साथ ही जो चोसेंग होती है वह रोने जैसी शक्ल बनाने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और उसके फादर भी इसे यही कहते हुए चले जाते हैं कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा, इसलिए मेरा इंतजार करना। और हम अभी फिर प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर इसके पास कोई नहीं लौटा होता है उस समय। और ये अभी कह रही होती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कभी समझ भी सकती हो जो तुम शब्दों को कह रही हो। वैसे मैं पूछना चाहती हूँ, डिड यू स्लीप विद दैट गाय? क्या तुम उसके साथ सो चुकी हो? तो हम देखते हैं सुनकर लेडी वॉरियर हैरान हो जाती है और हड़बड़ाते हुए पीछे हटते हुए कहती है, आप किसके बारे में क्या बातें कर रही हैं? तो हम देखते हैं चोसेंग कहती है, ओह, तो आप, मुझे लग रहा था कि आप मेरी होने वाली भाभी हैं। आपने अभी तक ये सब कुछ नहीं किया है। मैंने तो सोचा कि आप मेरी नई भाभी होंगी क्योंकि आप मेरे फैमिली मामलों में हस्ताक्षर कर रही हैं, बीच में मतलब उन चीज़ों को पूछ रही हैं। और वह इसके करीब जाते हुए कहती है कि ये शायद एक अच्छे परिवार की कुलीन तलवारबाज के रवैये के कारण है, क्योंकि तुम एक नोबल फैमिली से रह चुकी हो और एक तुम नोबल स्वॉर्डमैन हो, तो तुम्हें इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है। इसलिए तुम कभी भी मत सोचना कि तुम मेरी स्थिति को और मेरी चीज़ों को समझ पाओगी। क्या तुम सोचती हो कि मेरे द्वारा कमाए जाने वाले, एक गंदगी के में रहने वाली वेश्या के कमाए जाने वाले पैसों से जो मैं तुम्हें भुगतान कर रही हूँ, तो उन्हें प्राप्त करने के बाद और इतने समय बिताने के बाद तुम मुझे कभी समझ पाओगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि जो मेरा ब्रदर है वह जो वहाँ पर मॉम को खोजने के लिए चला गया और मैं जब चिल्लाते रह गई और वह मेरे पास ना आया, ना उसके साथ मेरे फिर पिताजी कभी वापस लौटे, उसके बाद मैंने चीज़ों को कैसे हैंडल किया, मुझे किस तरीके के हालातों से गुजरना पड़ा, क्या क्या बिताना पड़ा खुद पर, क्या तुम्हें मालूम भी है? तुम इस चीज़ों के बारे में कभी नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम एक नॉर्मल फैमिली से हो और ना ही तुमने कभी उन स्थितियों को देखा है जिन स्थितियों से मैं गुजरी हूँ। क्या आप जानते हैं कि भोजन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है और मेरे साथ जानवरों के जैसा किस तरीके से व्यवहार कब कब किया गया है? मुझे खरीदने वाले लोग खुश करने के लिए खुद को मुझसे घृणित कार्य कराते थे। क्या तुमने कभी उन चीज़ों के बारे में अंदाज़ा भी लगाया है? यहाँ पर योंग युद्ध के मैदान में मौत के लास्ट स्टेज तक हालांकि लड़ता होगा, उसका भी अनुभव किया होगा, लेकिन मेरा क्या? मैं तो एक ऐसे नर्क में रह रही थी जहाँ से मैं चाहकर भी खुद को मार नहीं सकती थी, चाहने के बावजूद भी मैं खुद की जान नहीं ले सकती थी। क्या आपको लगता है कि आप मुझे कभी समझ पाएंगी? और हम देखते हैं एकदम कोल्ड और डार्केस्ट लुक दे रही होती है और वह कहती है कि क्या आप किसी और के दुर्भाग्य का आकलन कभी नहीं लगा सकती हैं जब तक आप एक अच्छे परिवार से पले बढ़े हों? मतलब कि भाई सीधा सीधी बात है कि तुमने तो ये सब करके देखा नहीं है, तो तुमको क्या मालूम कि कैसा कैसा लगता है झेलने में। और वह कहती है कि तो सो इनफ, तो काफ़ी हो गया, अब उसके बारे में कभी मेरे पास मत कहना और ना ही इसकी बातों की जिक्र करना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन किस हालातों में रहकर गुजरा है, लेकिन जो जिसकी किस्मत, जिसका जैसा दुर्भाग्य, वह वैसे स्थिति में गुजरा है और सबकी अपनी बुरी किस्मत सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। और फिर हमें एक थंबनेल दिखाया जाता है जो कि इन बंदों की फाइटिंग आने वाली सीन क्या है। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग रास्ते में भी आ चुके होते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर जा रहे होते हैं। और यहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हमारे कैप्टन क्वान, क्या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं? मैंने युद्ध के दौरान ऐसी छोटी सी पहाड़ियों में पला बढ़ा हूँ। हालांकि मैं जब चारों ओर युद्ध चल रहा था तो इनके फैमिली वाले इधर पहाड़ी में आकर पले बढ़े हैं। और उस समय मेरे पिताजी जो कि थोड़े बहुत मार्शल आर्ट जानते थे, यह हट्टा कट्टा बंदा आप बोल रहा है माजांग, और ये अपना कहानी बता रहा है कि उन्होंने मुझे कड़ी ट्रेनिंग दी और उन्होंने मुझे तब तक ट्रेनिंग दी जब तक मैं सेना में भर्ती होने लायक ना हो गया और जब तक मेरे पिताजी मुझे छोड़कर ना चले गए। उसके बाद से हम वहाँ पर अपने गाँव में कुछ बच्चों के साथ जो कि ट्रेनिंग किया करते थे साथ में, वे लोग रह गए और हमें भूख में एकदम तड़पते हुए वो लोग छोड़कर चले गए। लेकिन अंत में जब हमें भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो हमने एक अपनी बटालियन बनाई और अपने पिताजी के द्वारा सिखाए गए मार्शल आर्ट का उपयोग करते हुए हमने यहाँ पर भाड़े के सैनिकों के तौर पर काम करना शुरू किया। लेकिन हम युद्ध के मैदान में सिर्फ खाए जाने वाले चारे थे जिन्हें आगे भेजकर सिर्फ दुश्मनों को बहलाने का काम किया जाता था। लेकिन उस स्थिति में हमारे 20 मेंबर्स में से सारे के सारे मारे गए, केवल 4 को छोड़कर। उन 20 मेंबरों में से केवल हम 4 ही थे जो कि सर्वाइव कर पाए। और हम देखते हुए यहाँ पर कैप्टन की ओर देखते हुए कहता है कि फिर मैंने यहाँ पर आकर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने का उपाय सोचा और सोचा कि अगर मैं कैप्टन बन जाता हूँ तो मेरा जो किस्मत है वह थोड़ा सा बदल जाएगा। लेकिन आपसे मिलकर एहसास हुआ कि यहाँ पर कई और भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं। तो हम देखते हैं जो कैप्टन होता है वह कहता है कि ये तो मेरी बस एक किस्मत थी जो साथ दे गई। तो वह कहता है वैसे भी मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं वाइस कैप्टन के तौर पर भी अच्छा हूँ। और इसके ये 3 साथियों को भी दिखाया जाता है, चंगू मंगू जैसे लग रहे होते हैं, यही बंदे हैं जो बचे हैं वहाँ पर और भाग के इसके साथ आए हैं। और वह कह रहा होता है कि हम बस अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं और शादी करके अच्छे खासे बच्चे पैदा करना चाहते हैं। यही तुम लोगों की भी विश है, बट शायद ही पूरी हो, सालों कमाओ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो मांझी होता है वह कहता है कि यह बहुत मामूली बात है, लेकिन आप कैप्टन को यहाँ पर हूँ क्यों कह रहे हैं? हूँ का मतलब होता है एक तरह से अपना ब्रो, ब्रदर, करीबी वाला। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहता है कि वह लिटिल ब्रेड, तुझे क्या लेना देना, वह मुझसे ताकतवर है और उन्होंने मुझे हराया है, तो जाहिर से बात है मैं उन्हें हूँ कहूँगा, अपना ब्रदर कहूँगा। तो यह सुन मांझी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमको तो योंग ने भी हराया है ना, तो तुम उसे भी हूँ कहो,
हूँ कोरियन वर्ड है जिसको ब्रदर के लिए यूज होता है। तो वो भी तो आपसे तुम्हारा बड़ा भाई हुआ है ना। तो हम देखते हैं गुस्सा होते हुए चिढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम बेतुका बात कर रहे हो, मैं उससे जीता था ना कि हारा था, मुझे वहाँ पर जिताया गया था, इसे नहीं। यह एक धोखेबाज है जो बिना गार्ड वाले एरिया पर अटैक करना जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम देखते हैं यह सुनकर यहाँ पर योंग भी बोल पड़ता है, वह मैं तुझे बिना धोखा दिए भी हरा सकता हूँ, मतलब कि बिना वैसे जगह पर मारे भी, तुझे क्या लग रहा है। तो ये सुनकर वह कहता है, वह लिटिल ब्रेड तुझे क्या लगता है कि तू मुझे हरा पाएगा। और हम देखते हैं इन लोगों के नोक झोंक होते हुए देख यहाँ पर मयूंग बोल कहती है कि इनफ, बहुत हो गया, चुप रहो। कैप्टन अपनी रैंकिंग बाद में इन लोगों से डिसाइड करवा लेना, लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पर माजांग कि आपने जिस गांव के बारे में उल्लेख किया था जहाँ पर वह लोहार मिलेगा वह यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर वह बता रहा होता है कि ज़्यादा दूरी नहीं बची है, यहाँ से सिर्फ मिस मयंगवॉल 3 किलोमीटर की एरिया है, उसके बाद हम सीधे ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर जो क्वान कैप्टन होता है वह पीछे को पलट कर कहता है कि वैसे हमें यहाँ पर अब थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए, हम लोग काफ़ी देर से चल रहे हैं, क्योंकि उसका घोड़ा नहीं बढ़ रहा होता है मयंगवॉल का। तो मयंगवॉल कहती है कि हाँ हमें एक छोटा सा ब्रेक तो लेना ही चाहिए। और वह नीचे उतरते हुए कहती है कि मुझे सबसे पहले यहाँ का मैप तैयार कर लेना चाहिए, इन रस्तों का जिन रस्तों से हम होकर गुजरते हुए आ रहे हैं। और वह मैप को खोलते हुए कहती है कि एक व्यापारी संघ को चलाने के लिए हमेशा भौतिक जानकारियों की बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इन रास्तों की, इन पहाड़ों की, इन ढलानों की हर एक चीज़ हमें हर एक सीजन के अनुसार फ़ायदा पहुंचाता है, ताकि हमारी जो सुरक्षा हो और जो रास्ता हो वह बिल्कुल सही रहे, इसलिए हमें इनकी भी नोट डाउन करते जाना चाहिए। तो कैप्टन कहता है कि लेडी मयुंगमोल, आप सचमुच में मार्शल आर्ट और मानचित्र बनाने दोनों में काफ़ी कुशल लगती हैं, आप काफ़ी टैलेंटेड हैं। और हम देखते हैं जो बंदा होता है यहाँ पर हमारा लिटिल मांझी या तो चोर है, इसके सेंसेस काफ़ी एक्टिव है, तो वह जंगल की ओर देखकर कुछ चीज़ों को सेंस कर रहा होता है। कैप्टन कहता है कि ओए मांझी क्या रॉन्ग है, क्या कुछ गलत है। तो मांझी कहता है यहाँ पर मुझे कुछ एनिमल्स की आवाज़ आ रही हैं। हम देखते हैं कैप्टन भी उसकी ओर देखता है और कहता है कि ओह क्या यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें हैं, जरूर यहाँ जानवर होंगे झुंड में। तो हम देखते हैं योंग भी यहाँ पर कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ इंसानों की भी आवाज़ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर उस अंधेरे के बीच में, जंगल के बीच में कुछ वोल्फ्स को जो तेज़ी के साथ दौड़ रहे होते हैं, और कुछ बच्चों के पैरों को जो कि वो भी दौड़ रहे होते हैं। और हमें उन्हें दिखाया जाता है जिनमें से बड़ा भाई छोटे भाई के पकड़कर हाथ को करा होता है, जल्दी से जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी भागो, यहाँ से जल्दी निकलो। और उसके पीछे कई सारे वुल्फ लगे हुए होते हैं, और उसका छोटा भाई कह रहा होता है कि बिग ब्रदर मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं और ज़्यादा नहीं दौड़ सकता हूँ। तो उसका भाई बोल रहा था अगर तुम रुके तो यहाँ पर मारे जाओगे। और हम देखते हैं लोग दौड़ते दौड़ते, यहाँ जो छोटा भाई होता है वह जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है मुँह के बल, और ये ऐसा करते हुए देखकर वह कहता है कि नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पर तब तक यहाँ पर ये जो वुल्फ होते हैं वे इसके करीब पहुँच चुके होते हैं। तो बड़ा भाई तुरंत ही छोटे भाई को अपने अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऊपर ले लेता है और उन वुल्फ के सामने आ जाता है पीट करके। हम देखते हैं यहाँ पर तभी हमारे इस माजांग हट्टे कट्टे वुल्फमैन की एंट्री होती है, और ये अपने एक्स के साथ एक ही बार में उन वुल्फों के सर को धड़ से अलग कर देता है, और वहाँ खून के छींटे पड़ जाते हैं। और ऐसा करते हुए देख वो वुल्फ भी रुक चुके होते हैं, और हम देखते हैं उनकी ओर देखते हुए कहता है कि तुम अपना सिर नहीं खोना चाहते हो तो यहाँ से दूर ही रहो लिटिल रास्कल्स। और हम देखते हैं फिर उनकी ओर घूर कर देख रहा था उल्फ की ओर, और ये कहते हैं कि ये क्या, ये उल्फ की स्किन्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, ये चमकदार कोट बनाने के लिए काफ़ी अच्छा काम आएगा। और इन मतलब कितने सारे वुल्फ के जो ये जो झुंड में आए हुए हैं, इनका जो स्किन उतार के इनका जो खाल बनाया जाएगा पहनने के लिए वह बेहतरीन होगा। और हम देखते हैं जो वुल्फ होते हैं ये भी इसी को और देखकर गुर 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 कर रहे होते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है इनके अंदर से अचानक से ओहरा निकलने लगता है। तो ऐसा करते हुए देख इन्हें यह हमारा मजाक कहता है कि ये क्या मजाक है, ये कैसे हो सकता है। तो हम देखते हैं वो वुल्फ जो होते हैं वो अपने फुल एक्टिव मोड में आ चुके होते हैं, और अपने ओहरा के इस्तेमाल करते हुए अपने रफ्तार को बढ़ाकर तेज़ी से इस पर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं उन झुंड को इस पर हमला करते हुए देख यहाँ पर योंग और कैप्टन दोनों ही एंट्री मारते हैं फाइटिंग सीन में, और धड़ाम से यहाँ पर एक अटैक होता है और ये उल्फ हवा में उछल जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो जो उल्फ जो होते हैं पीछे हट चुके होते हैं, और यहाँ पर ये लैंड करते हुए योंग करा होता है कि ये जानवर आंतरिक एनर्जी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो पीछे से यहाँ पर वह करा होता है ब्रदर, और यहाँ पर कैप्टन कहता है जानवरों के अंदर भी ऊर्जा होती है, अगर उन्हें सही तरीके से ट्रेंड किया जाए तो नेचुरल तौर पर यह संभव है कि वह ऐसा कर सकते हैं। और हम देखते हैं उन उल्फ सभी के अंदर से पर्पल डार्क कोहरा निकल रहा होता है, वो लोग घूर घूर कर नहीं देख रहे होते हैं। कैप्टन कहता है कि एकदम सतर्क रहो और लड़ने के लिए तैयार रहो, नहीं तो यह कब तुम्हारे सर से तुम्हारे धड़ को अलग कर देंगे और कब तुम्हारे गले को काट कर नसों को निकाल लेंगे पता भी नहीं चलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर यूं को जो यहाँ पर दो वुल्फ को दबाते हुए इन्हें जान से मारते हुए कह रहा होता है अच्छा इनकी इतनी हिम्मत। और बाकी जो वुल्फ होते हैं वह अपने मुंह को फोल कर हुर हुर करके एकदम गजाते हुए इनकी ओर छलांगे लगा लगा कर चारों ओर से हमला करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। उनको आते हुए देख ये लोग भी अपने वेपन फिस्ट के साथ तैयार हो चुके होते हैं। माजांग अपने एक्स का उपयोग करते हुए कहता है हंटर एक्स, और हमें दिखाया जाता है उसकी पावर जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है।
जो वहाँ पर उन वुल्फ से टकराते हुए, ज़मीन से टकराते हुए सभी को इधर-उधर दूर खदेड़ रहा होता है। और ऐसा करते हुए देख वो वुल्फ भी थोड़े-थोड़े पीछे हटकर संभल रहे होते हैं और एक-एक करके हमला कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इनको ऐसे इस तरीके से फॉर्मेशन में हमला करते हुए देख माजांग कहता है कि ये क्या? ये तो यहाँ पर इस तरीके से कैसे लड़ सकते हैं? कैप्टन भी कहता है सेम, ये लोग यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से ट्रेंड है, ऐसा ही देखने पर इन्हें लग रहा है। ये लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी उपयोग कर रहे हैं, हाउल-हाउल करके एक दूसरे को यहाँ पर कमांड दे रहे हैं और एक फॉर्मेशन में लड़ रहे हैं। और कैप्टन भी यहाँ पर कहता है ब्लू लोटस स्पेयर टेक्निक। और हम देखते हैं वो अपने स्पेयर से एक जोरदार एनर्जी की मतलब कि लहर लाता है और जिसकी वजह से वो वहाँ पर इसके करीब जितने वुल्फ होते हैं उन सभी को काटते चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है यहाँ पर जो वुल्फ्स की तादाद है वह काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये लोग यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर कुछ वुल्फ्स जो होते हैं कैप्टन के अटैक की वजह से मरे पड़े होते हैं, खून के छींटे पड़े हुए होते हैं और वे अभी भी इन्हें घुरे हुए होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो योंग होता है वह कह रहा होता है कि ये एनिमल्स बिल्कुल भी एक आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, एक सेना की तरह हमें घेर कर रखे हुए हैं। तो कैप्टन भी कहता है चलो यहाँ पर बच्चों को सबसे पहले अपने अंडर में लेते हैं, उन्हें सबसे पहले सुरक्षित करते हैं। यहाँ पर कोई भी छोटा सा भी स्केप कैप एरिया नहीं बचना चाहिए जहाँ से ये वुल्फ अंदर घुस सके। और हम देखते हैं यहाँ पर बाकी वुल्फों को जो यहाँ पर हमला करने के लिए इनकी ओर बढ़ चुके होते हैं, इन्होंने बच्चों को भी अपने बीच में ले लिया होता है। और यहाँ पर जो एक्समैन होता है एक्स से मार रहा होता है, योंग तो किक से मार रहा होता है, कैप्टन हमारा स्पेयर से उन्हें मार रहा होता है। और हम देखते हैं इसी तरह से लड़ाइयाँ चली जा रही होती है। वे लोग धमाके पर धमाके फिस्ट के तो स्पेयर से काटे जा रहे होते हैं तो मारे जा रहे होते हैं और वे बच्चे डर के मारे वहीं ज़मीन पर बैठे हुए होते हैं। और वे लोग यहाँ पर जो वुल्फ की आबादी होती है वह कमी नहीं हो रही होती है। वो लोग एक को मारते हैं तो दो आते, दो को मारते हैं तो चार आते हैं। और हम देखते हैं एक समय पर यहाँ पर कैप्टन पर ही कई सारे वुल्फ आकर भीड़ चुके होते हैं। और तो ऐसा होते हुए देख कैप्टन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं उसके स्पेयर को घूमते हुए जो काफ़ी तेज़ी से घूमते हुए उन सभी वुल्फों को काट कर उनकी ढेर लगा देता है। और उनको वहाँ पर मारने के बाद थोड़ा सा रुकता है, थोड़ी देर की शांति होती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर योंग को जो कि दूसरी ओर इसके और भी वुल्फ आ रहे होते हैं तो ये अपने फिस्टों से उन्हें मारे जा रहा होता है। और जो माजांग होता है वह भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं रोक रहा होता है खुद को और पूरे एक्स के साथ उन्हें काटे जा रहा होता है। कैप्टन भी उन्हें मार रहा होता है और कुछ वुल्फ को देखते हैं तब तक यहाँ पर ये बच्चे के करीब पहुँच चुके होते हैं। तो ऐसा होते हुए देख बच्चे जोर से चिल्लाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन बच्चों को पर हमला करने से पहले माजांग यहाँ बीच में आ जाता है और अपने हैंड से उस वुल्फ के मुंह को रोक लेता है, जहाँ पर वह वुल्फ जो होता है वह इसके हैंड पर ही काट लेता है उन बच्चों को काटने के बजाय। और ऐसा करने की वजह से यहाँ पर माजांग कहता है कि डैमेड तुम कमीनो, तुम सभी यहाँ पर बस बचे हुए कीड़े हो, तुम सभी यहाँ पर बीच में बिल्कुल नहीं आ सकते हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह अपने स्पेयर के साथ दूसरे हैंड के साथ इसे काटने जा रहा होता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं योंग की भी एंट्री होती है और वह तेजी के साथ आते हुए इसकी मदद करता है। इसके हैंड पर जिस वुल्फ ने मार रखा होता है, काट रखा होता है अपने दांत से, उसे ही वहाँ पर मार के एक फिस्ट के साथ खत्म कर देता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो माजांग होता है कहता है यू तू कौन है। हम देखते हैं यहाँ पर जो योंग होता है तेजी से निकलते हुए कहता है कि यहाँ पर पहचान की बात मत करो, सबसे पहले यहाँ पर इन चीज़ों को साफ करो, आखिरकार तुम ऐसे समय में क्या बोल रहे हो। और वह कहता है कि तुम ऊपर की चीज़ों को संभालो, मैं नीचे के भेड़ियों को संभालता हूँ। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर जो माजांग होता है वह तुरंत ही अपने एक्स को घुमाते हुए ऊपर से छलांग लगाकर आ रहे सभी वुल्फों को लगातार काटे जा रहा होता है। योंग जो नीचे की ओर से हमला कर रहे होते हैं वह उन सभी को मार रहा होता है और ये दोनों ही अपनी पूरी जान से उन बच्चों की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। बट उन वुल्फ की संख्या कमी नहीं हो रही होती है। तो यंग जो होता है यहाँ पर अपने अर्थ स्लैश किक का इस्तेमाल करता है और उस किक के साथ हमें दिखाया जाता है एक वुल्फ के चितड़े उड़ जाते हैं और वो हाउल हाउल करते हुए वहीं पर मारा जाता है। फिर यहाँ पर वह कहता है आयरन क्लैम हेल। और हम देखते हैं इसी के साथ यहाँ पर एक जोरदार अटैक भी होता है। और फिर जो यहाँ पर माजांग होता है वह पलटकर योंग की ओर ही देखता है और कहता है दिस गाय, यह सचमुच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने अकेले यहाँ पर कई सारे वुल्फ को संभाल चुका है। और हम देखते हैं इन वुल्फ के कमांडर को, इनके जो लीडर होता है वह जो यहाँ पर एक जोरदार राउल करता है। और हम देखते हैं इसी के साथ जो वुल्फ बचे हुए होते हैं वे अपने फॉर्मेशन को बदलने लगते हैं। तो ऐसा करते हुए देख जो कैप्टन होता है वह भी अपने स्पेयर को लेता है और तैयार होते हुए कहता है कि सभी लोग यहाँ पर देखो, ये भी लोग बिल्कुल एक आर्मी की तरह मूवमेंट्स कर रहे हैं और जिसने यहाँ पर हाउल किया जरूर ही है उनका लीडर होगा, तो सबसे पहले मुझे उसे मारना है, इसलिए मेरी मदद करो। और हमें दिखाया जाता है इनका जो लीडर होता है वह सचमुच में थोड़ा सा अलग कलर ब्लैक कलर सा होता है और बाकी बंदे इसके कमांड को ही मान रहे होते हैं। और हम जो देखते हैं यहाँ पर क्वान कैप्टन को, जो कि यहाँ पर अपनी एक स्लेश टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि होती है हैंसन स्पेयर टेक्निक। और हम देखते हैं अपने इस स्पेयर टेक्निक के साथ एक जोरदार स्लेश के साथ उसके जो कैप्टन होता है उसका दो टुकड़ा कर देता है, उसके अगल बगल में जो जितने भी वुल्फ होते हैं उन्हें भी काट डालता है। और उनके उस कैप्टन को मारने के साथ वह कहता है कि ब्लू लोटस रेड स्लैश। और वह एकदम शांति से सांस लेता है और अपने स्पेयर को चलाते हुए कुछ और स्लेसेस को चलाता है और वहाँ पर उन वुल्फों को मार देता है। तो हम देखते हैं जो बाकी बचे हुए वुल्फ होते हैं वह तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं और वे लोग डर के वहाँ पर भाग रहे होते हैं। और हम देखते हैं उन्हें भागते हुए देख जो कैप्टन होता है वह कहता है कि लीडर के मरने के बाद वे लोग यहाँ पर किसी भगोड़े की तरह भाग रहे हैं जैसे इंसान करते हैं, बिल्कुल ये लोग एक ट्रेंड वुल्फ हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह फिर अपने बंधु से कहता है कि
फिर भी अगर उनकी संख्या ज़्यादा होती तो हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुँच चुके होते। हम काफ़ी लकी थे कि वे लोग यहाँ पर इतने ही थे और यहाँ पर निकल चुके हैं और बच्चे भी बच चुके हैं। तो बच्चों को लेडी मयोंग वॉल के पास ले जाओ। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो मजाक आता है, ठीक है मैं समझ गया। और यहाँ जो योंग होता है वह यहाँ पर कैप्टन की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि यह बंदा काफ़ी पावरफुल है, इसके स्पेयर में काफ़ी ज़्यादा जान है। और यह जब फाइट कर रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे यह कोई डांस कर रहा हो। वह बिना हिचकिचाए बिल्कुल एक झलक में उन सभी को मारता चला गया। और फिर हमारा सीन दूसरी ओर आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक गांव का सीन जहाँ पर ये लोग पहुँच चुके होते हैं। और यह वही गांव है जहाँ पर वह लोहार मिलता है और यह इसके बारे में बताया जाता है यह डीप इन द माउंटेन फॉरेस्ट विलेज है। माउंटेन्स के बीच में पहाड़ों की गहराइयों में रहने वाला फॉरेस्ट विलेज। और ये बच्चे वहीं पर होते हैं। मयंक गुलकारी होती है, क्या यह तुम लोगों का गाँव है? तो वो बच्चा कह रहा होता है हाँ। तो हम देखते हैं मांझी पलटकर इन लोगों से कहता है कि वह बच्चे तुम लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हो, क्योंकि यहाँ से हम गुजर रहे थे और यही तुम्हारा भी रास्ता था, इसलिए तुम लोग खुद को भाग्यशाली मानो कि तुम लोग आज हमारे द्वारा बचे गए, नहीं तो कब के खाना बन चुके होते हैं उन वुल्फ्स की। और फिर हम देखते हैं मयंक वॉल एक और देखती है और ये दोनों उनकी ओर देखते हुए कह रहे होते हैं कि पापा पापा। और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो अपने दोनों हाथों में सामान लेकर आ रहा होता है। ये बच्चे उतर जाते हैं और पापा पापा कर कर तेजी के साथ उसके पास चले जाते हैं और उससे गले लग जाते हैं। और उससे गले लगाते हुए उसका बाप भी बोल रहा था हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस किया, आखिरकार दान मून तुम दोनों आखिरकार कैसे हो, तुम लोग ठीक तो हो ना? तो हम देखते हैं वहाँ पर वे लोग कह रहे होते हैं हाँ फादर हम लोग बिल्कुल सुरक्षित है। और तभी हम एक बंदे की एंट्री को देखते हैं जो यहाँ पर माजांग को पहचानते हुए कहता है ओए माजांग क्या यह तू है? तो हम देखते हुए कहता है ओए होए गहीन यह तू है क्या? और हम देखते हुए दोनों एक दूसरे के साथ हैंड क्लैप करते हैं। और जो गहीन होता है वह कहता है कि अभी भी तुम जीवित हो, काफ़ी ज़्यादा लकी हो, क्या तुम उस जगह से सही सलामत भागकर निकल पाए थे? तो वह बोल रहा होता हाँ, लेकिन तुम भी भागने में कामयाब रहे, लगता है तुम्हारी भी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हालांकि मैं अभी तो अपने यहाँ पर मिस के साथ आया हूँ, मिस्ट्रेस के साथ। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहता है ओहो लगता है तुमने एक गिल्ड में ज्वाइन कर लिया, तुम्हारे साथ एक मिस्ट्रेस भी है। तो हम देखते हैं मयंक वाला आते हुए कहती हेलो। और वह बता रहा होता है मजांग की यह हमारी गिल्ड की लीडर है और यह जो है यहाँ पर मिलने के लिए आई हुई है हमारे उस क्विकर ट्रांसफॉर्मेशन लोहार से जो बहुत तेज़ी से चीज़ों को बनाता है। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहता है ओह तुम उसे ढूंढने आए हो, लेकिन तुम तो उसे पहले ही देख चुके हो, वह तुम्हारे सामने ही है। तुमने जिन बच्चों को लाया है वह उन्हीं का बाप है, वही यहाँ का मुखिया भी है और ये वही वह लोहार भी है। और हम देखते हैं उस बंदे को जो अपने बच्चों को गले लगाकर काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रो रहा होता है। और वह कहता है कि आपके द्वारा लाए गए बच्चे आपके शायद किस्मत के ताले की चाबी बन चुके हैं। और हम देखते हैं वह कहता है क्या सचमुच में? और हम देखते हैं यह चीज़ फील करने के साथ जो मयंक वॉल होती है वह एकदम एकदम विलन की तरह हंस रही होती है और कह रही होती है लकी ब्रेकर। और हम देखते हैं नीचे यहाँ पर इसके कोने में दिख रहा होता है मांझी जो कह रहा होता है कि अभी के मयंक वॉल के लुक को देख कर लग रहा है कि तुम लोग दोनों भाई बहन हो, बिल्कुल एक जैसे डीमन की तरह हो। अचानक से मूड बदलता है, अचानक से हंसते हो। और फिर हमें उस लोहार के उस एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर इनकी भट्टी वगैरह काम वाम किया जाता है। और हम देखते हुए लोहार यहाँ पर कह रहा होता है कि दिस इज़ आवर फोर्ट्रेस, मतलब कि हम यहाँ पर इसी जगह पर घर है हमारा, यहीं पर अपना सारा कुछ सामान वामान बनाते हैं और यहीं पर हम लोग रहते भी हैं। और वह मयंक वॉल को वहाँ पर अंदर की ओर लेकर जाकर दिखाते हुए कह रहा होता है हालांकि यहाँ पर लोहार के सामानों को बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, लेकिन ये सभी लोग एक धुन में एक लय में काम करते हैं जिससे आवाज़ बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती है, वह एक संगीत की तरह सुनाई देने वाली साउंड होती है। और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर ज़्यादातर मिनरल्स को यहाँ बगल की पहाड़ियों से खोद कर लाते हैं और उन्हें रिफाइन करने के लिए इन भट्टियों में डालते हैं और इन भट्टियों को तब तक गर्म करते हैं जब तक उनकी फ्लेम रेड से ब्लू ना हो जाए। और उन्हें उतने ज़्यादा गर्म करने के बाद उनको डाल दिया जाता है, तब जाकर वे जो मिनरल्स होते हैं वह यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और इस तरह इन पिघली हुई धातुओं में हम थोड़े से मिश्रण को भी मिलाते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से शेप को ले सके। हालांकि यहाँ पर मेन मटेरियल तो लोहा है, लेकिन लोहे के साथ हम जिंक और ग्लासेस मतलब शीशा का भी उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से इसमें और भी ज़्यादा थोड़ा सा निखार और साफनेस आता है। फिर हम इसे आकार देते हैं अपने मन चाहे या फिर पतले पतले प्लेट्स में बनाकर ढाल कर रख देते हैं और ठंडे होने के बाद इन्हें अपने अनुसार शेप देते हैं। और फिर हम देखते हैं जब ये सभी चीज़ों को समझा चुका होता है और वो दिखा भी रहा होता है मयंक वलकारी होती है, यह तो काफ़ी मतलब कि स्पेशल कारीगरी है जो आप चीज़ों को करते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। तो वह बताता है हाँ यह हर किसी की जीविका चलाने के लिए शुरू की कड़ी है, हर किसी को इन सामानों की आवश्यकता होती है। बेशक एक लोहार के हाथ से बने ब्लेड की तुलना में यह थोड़ी से नरम हो सकते हैं और आसानी से टूट भी जा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे अगर स्टील से बनाया जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे और इन्हें सही मटेरियल और सही मतलब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, लेकिन सस्ते दामों में बेचने के हमें इसी तरीके से इन्हें बनाना पड़ता है। हम देखते हैं सुनकर वह मयूल कहती है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कारीगर हैं, यदि आपके पास सही संसाधन और सही लोगों की शक्ति हो तो आप बड़े पैमाने में अच्छे हथियार भी बना सकते हैं। और सुनकर वह कहता है हाँ युद्ध के समय
ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने ऐसा काम ना किया हो, हमने ऐसा काम पहले भी किया है। लेकिन अभी जो है अधिक पूँजी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, जो हम उन जैसी चीज़ों को बनाकर बेच सकें। हमारे पास बिल्कुल भी उतनी पूँजी नहीं है, तो हम यहाँ पर इन्हीं जैसे सस्ते चीज़ों को बनाकर अपना गुज़ारा करते हैं। क्या आप यहाँ पर निवेश करना चाहती हैं? तो हम देखते हैं मयंक कह रही होती है, मैं यहाँ पर सिर्फ़ निवेश ही करना नहीं चाहती हूँ, बल्कि आपको अपने गिल्ड में भी शामिल करना चाहती हूँ, ताकि आप हमारे लिए हमेशा सामग्री बनाते रहें। और मैं आपसे वादा भी करती हूँ कि आप यहाँ पर जितना लाभ कमाते हैं, मैं उसकी दुगुना भुगतान करूँगी, आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। तो ये सुनकर वह कहता है कि हाँ, यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा गलत समय पे आप यह प्रस्ताव दे रहे हैं। चूँकि मेरे बच्चों को आपने बचाया है, इसलिए मैं आपकी मदद करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये सुन मयूंग खामोशी से उसकी ओर देख रही होती है और वह कहे जा रहा होता है, इसकी आवाज़ें आ रही होती है, अभी हमारे लिए ये सब कुछ करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस विलेज में यहाँ पर माउंटेन गॉड की शासन है। वह यहाँ पर राजा है, जो यहाँ पर हम लोगों पर कब्जा कर कर बैठा हुआ है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वह बताता है पूरी कहानी कि यह जो माउंटेन गॉड है यह कौन है। वह बताता है कि ये एक्चुअल में कहूँ तो एक डाकुओं का ग्रुप है, जो इस क्षेत्र को कंट्रोल करते हैं। और वे डाकू जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वे कम से कम 100 से अधिक डाकू हैं, और उनके साथ वे भयानक समूह के साथ भयानक जानवर भी है, जो उन्हें वे लोग पालते हैं और कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर कृषि उपकरण बनाते हैं और यहाँ पर इन्हीं चीज़ों से अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन वे लोग सडनली अचानक एक दिन आए, पिछले ही साल की ये बात है, और उन्होंने अपने साथ जानवरों को भी लाया, और उन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमें यहाँ पर पूरे गांव को कैप्चर किया, और हमारे यहाँ से कई सारी चीज़ों को लूट-पाट किया, और हमारे मौजूद जितने भी लड़कियाँ थीं, स्त्रियाँ थीं, उन सभी को ले गया, और अपने साथ बच्चों को भी, और उन्हें जाकर कैदी कर लिया, और हमसे यहाँ पर मजबूरी में ज़बरदस्ती ये काम करवाता है, और हम अब चाहकर भी उसके खिलाफ़ नहीं जा सकते हैं। वह सिर्फ यहाँ पर लूटपाट तक ही सीमित नहीं रहा, उसने यहाँ पर हमारे लोगों को भी मारना चालू कर दिया जब हम उनके विरोध जाने की कोशिश की है। और उन्होंने अपने जानवरों को बांधने के लिए हमसे जंजीरें बनवाए, हमसे वेपन्स बनवाए, और हमारे द्वारा बनाए गए कृषि उपकरण से जो हमने लाभ कमाया था वो भी हमसे छीन लिया करते हैं। और हम देखते हुए इन सभी चीज़ों को बता रहा होता है। मयंक दूसरी ओर देख रहे थे, जहाँ पे बच्चे खुश लग रहे होते हैं, वो बताया जा रहा होता है। यहाँ तक कि वे हमारे परिवार के कुछ सदस्य को अपने यहाँ पर इस तरीके से कैदी बनाकर रखते हैं जैसे कोई जानवर को रखा जाता है। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दी, ताकि हम उनके बातों को माने। अगर हम नहीं मानते तो वे कभी भी किसी वक्त भी मौत के घाट उतारे दिए जाएंगे। और भाग्य से हमारे बच्चे लगता है वहाँ से भाग कर आ रहे होंगे, और वे आपसे मिल गए, नहीं तो वे लोग उस भेड़ियों के द्वारा खा लिए जाते जो उनका पीछा कर रहे थे। और वह फिर उनकी ओर देखते हुए कह रहा होता है कि हम आभारी हैं कि आपने मेरे बच्चों को बचा लिया लेडी मयंगवॉल, लेकिन अंत में उन्हें वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा, वह आता ही होगा। तो ये सुनकर मयंगवॉल कहती है, अगर हम आपके बच्चों को यहाँ पर छिपा दें तो क्या यहाँ पर वह फिर से खोज लेगा, और क्या यहाँ पर कोई परेशानी आ सकती है आपके साथियों पर? तो वह कहता है, हाँ, इन परिस्थितियों को देखते हुए लेडी मयंगवॉल वह हमारे तक आसानी से पहुँच जाएगा, और हमारे लिए आपने जितना मदद किया वही काफ़ी था, लेकिन अब आगे मदद करना आपके लिए भी काफ़ी कठिन होगा। तो यह सुनकर मयंगवॉल कहती है कि कैप्टन, आपके विचार में उन डाकुओं को लेकर क्या है ख्याल है, और वह कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्या आप उन्हें संभाल सकते हैं? तो हम देखते हैं कैप्टन कहता है, खैर उनके आंकड़ों को देखे बिना हम यहाँ पर कुछ भी आकलन नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक मैं उन वुल्फ को देख पा रहा था, वे लोग आंतरिक एनर्जी का मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी बॉडी में एनर्जी को फ्लोट करवा रहे थे, और फाइट कर रहे थे बिल्कुल ट्रेंड माउंटेन वुल्फ्स की तरह। और वह सोचते हुए कहने लगता है, अगर हम एक बार उनके हाइड आउट में चले जाएं, जहाँ लोग पर वे लोग रहते हैं, और उन सभी चीज़ों को देख लें कि उनके पास कितने डाकू हैं और वे लोग कैसे लेवल पर मौजूद है, और साथ में उनके पास और उन वुल्फ्स की कितनी बड़ी संख्या में उनके ट्रेंड वुल्फ्स मौजूद है, अगर हमने जितनों को निपटाया, अगर उतने हो तो उतनी ज़्यादा समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा हो और लोग भी काफ़ी पावरफुल हो तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। यदि हमने वहाँ पर जब उनके साथ लड़ाई कर रहे थे, अगर उनकी और टोली होती उतनी, तो हम उसी वक्त मारे जाते। हम लोग काफ़ी खतरनाक खतरे स्थिति में पहुँच चुके थे, और वे गुंडे और उनके गिरोह के साथ वह अपने वुल्फ के साथ आ जाते हैं, तो हमें उन पर संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मयंक वॉल कहती है, अच्छा, तो वे यहाँ पर बीस्ट आर्मी को भी कंट्रोल करते हैं, और वे लोग खुद भी बहुत कमीने हैं और पावरफुल भी हैं। तो फिर हम देखते हैं तब यहाँ पर आवाज़ आने लगती है इन तक कि वह माउंटेन गॉड यहाँ पर आ रहा है, वह पहाड़ों से उतर कर यहाँ पर ही आ रहा है, वह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में आ रहा है। तो हम देखते हैं वह तुरंत ही जो होता है लोहार उठते हुए कहता है कि डैम, वह जल्दी आ रहा है, ऑलरेडी वह काफ़ी फास्ट है, आप लोगों को यहाँ पर छुपने की आवश्यकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग बिल्कुल भी बाहर मत आइएगा। और हम देखते हैं वहाँ पर विलेज में भीड़ लग चुकी होती है, और वहाँ पर आकर उसके वुल्फ जो होते हैं वह यहाँ पर दहाड़े मार रहे होते हैं, आवाज़ें लगा रहे होते हैं, और जो इनका बाप होता है अपने बच्चे को सिमेटे हुआ होता है अपने पास, और वहाँ आवाज़ आ रही होती है, जो बच्चे वहाँ घर से हमारे मतलब घर से वहाँ से भाग गए थे, जहाँ पर उन्हें कैद कर रखा था, वे कहाँ हैं? अगर वे यहाँ पर नहीं आए तो यहाँ पर हमारे ये भेड़िए इन सभी को खा जाएंगे।
और हम देखते हुए जो इनका लीडर होता है उसे दिखाया जाता है, जो यहाँ पर मस्त शराब पीते हुए इन लोगों से कह रहा होता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे बच्चे मेरे भेड़ियों को हराकर यहाँ पर पहुँच सके और यहाँ तक भाग सके। क्या यहाँ पर तुम लोगों ने मेरे भेड़ियों को मार दिया है? आपने यहाँ पर आखिरकार यह सब कुछ कैसे किया है? मुझे बताएं, एक्सप्लेनेशन दे चीफ, मतलब मुखिया। और हम देखते हैं जो इनका मुखिया होता है वह कहता है, अच्छा ऐसा हुआ है क्या? लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मेरे बच्चों को यहाँ पर बस मैंने भागकर आते हुए देखा तो इन्हें मैंने अपने पास संभाल कर रख लिया। हालांकि मैं इनके साथ आज यहाँ पर खाना खाना चाहता हूँ, इसलिए कृपया कर आज इन्हें यहीं पर रहने दें। और जहाँ तक आपकी भेड़ियों का सवाल है, शायद वे लोग गलत रास्ते पर भटक कर किसी और से और चले गए होंगे। तो हम देखते हैं सुनकर वह कह रहा होता है, क्या मेरे जो भेड़ियाँ हैं वह यहाँ पहाड़ों में खो गए होंगे? क्या तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो? आखिरकार चीफ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम सोच भी रहे हो या फिर बिना सोचे समझे कुछ भी कहे जा रहे हो? हम देखते हैं सुनकर उसके वुल्फ जो होते हैं गुस्से में दहाड़ने लगते हैं। वहाँ आवाज़ आती है, मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर हमें हराने के लिए, मारने के लिए यहाँ पर भाड़े के सैनिक रख रखे हैं और उन्होंने ही मेरे वुल्फ को ख़त्म किया होगा। खैर यहाँ पर संयोगवश हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब तुम्हें यहाँ पर अपने बच्चों को मुझे सौंप देना चाहिए और उन भाड़े के टटुओं को भी बोलो कि बाहर निकले, वरना मेरे भेड़िए तुम्हारे बच्चे सहित तुम्हें खा जाएंगे। और हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर अंदर में छुपे हुए थे, इन सभी बातों को सुन रहे होते हैं। तभी जो इनका जो मुखिया ये कहने लगता है कि नहीं, यह सच नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। हम देखते हैं यहाँ पर जो उसके बंदे होते हैं उसके बच्चों को छीन कर इसे ले जा रहे होते हैं और उसे मार रहे होते हैं और बच्चे कह रहे थे पापा पापा मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो वह इनका लीडर है वह यहाँ पर अपने उन भेड़ियों के सिक्कड़ को छोड़ देता है और वह कहता है, चाहे वे लोग हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर अनुशासन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि तुम लोगों ने आज यहाँ पर जो केयरलेस तरीके से एक्ट किया है इससे यह बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या बन सकती है। इन फ्यूचर तुम लोग यहाँ पर रेडिकुलस तरीके से बिहेव करोगे अगर मैं तुम्हें आज यहाँ पर पनिश नहीं करता हूँ। और हम देखते हैं उसका जो वुल्फ होता है इसके सामने जाता है और अपने मुंह को खोलते हुए इसके गर्दन को काटने वाला होता है और वह कहता है कि आप इन जानवरों को बिल्कुल भी संभाल नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे जल्दी बताओ कि वह कौन था जिसने मेरे भेड़ियों को ख़त्म किया। तो हम देखते हैं वह जो भेड़िया होता है इसे खाते के लिए एकदम लाल टपका रहा होता है और वह चीप कर रहा होता है कि आई रियली डोंट नो, मैं सचमुच में नहीं जानता हूँ आखिरकार वह कौन था जिसने तुम्हारे भेड़ियों को मारा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग यहाँ पर जो कैप्टन होता है कि मयंक से कह रहा होता है, ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए, हम उन्हें बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएंगे, उनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और वह बोलता है कि अगर यहाँ पर फाइट स्थिति हो जाती है तो हम आपकी भी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे मिस मयंक। हम देखते हैं यहाँ पर जो इनका जो कैप्टन होता है, मतलब डाकुओं का जो सरदार होता है वह कह रहा होता है कि आप ऐसे कांप क्यों रहे हैं? मैंने आपको बस यहाँ पर कुछ पूछा है चीफ, जिसे का जवाब तुम्हें सच सच बताना है, लेकिन तुम्हारे इस कांपते हुए आवाज़ को और तुम्हें देखकर लग रहा है तुम सच नहीं बोल रहे हो। क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? और हम देखते हैं करने के साथ तो जो वुल्फ होता है अपने मुंह को बड़े से खोलता है, इसके गर्दन पर यहाँ पर दबाकर इसे मारने वाला होता है, बट इसे वुल्फ को ऑर्डर नहीं मिला होता है या इसे खा नहीं रहा होता है और तभी इसे चाटने लगता है। और हम देखते हैं यहाँ पर वुल्फ होता है इसे डरा रहा होता है। तो हम देखते हैं जो इनका सरदार होता है वह कहता है कि हाँ हाँ, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था चीफ, आखिरकार मैं तुम्हारे जैसे टैलेंटेड ब्लैक स्मिथ को कैसे मार सकता हूँ? अगर तुम मारे जाओगे तो हमारा प्रॉफिट कैसे होगा? मुझे लगता है कि तुम सच कर रहे हो, मेरे ही वुल्फ यहाँ से किसी और जगह पर भटक गए होंगे। फिलहाल इन बच्चों को लो और अपने साथ ले चलो। और उन बच्चों की आवाज़ आ रही होती है, डैड डैड हमें नहीं जाना है। और वह यहाँ पर जो होता है मोटा गेंडा सरदार इनका, वह कहते हुए जा रहा होता है कि आप संभवतः भाड़े के सैनिकों को यहाँ पर किराए पर रखने का जोखिम नहीं उठाएंगे। खैर भेड़िए बहुत हैं, इसलिए उन्हें के खोने की कोई गम नहीं है। यदि हम यहाँ पर बच्चों को वापस अपने घर में वहाँ पर अपने कैद खाने में भेज दें तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, लेकिन यह माफ़ी के तौर पर मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कम है। हम देखते हैं यहाँ पर ये कह रहा होता है कि जो ब्लैक स्मिथ होता है वो कह रहा होता है, धन्यवाद धन्यवाद, प्लीज़ मेरे बच्चों को बिल्कुल भी कुछ मत करना, उन्हें सही सलामत रखना। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो कहने लगता है कि लेकिन मैं यूं ही तो उन्हें नहीं छोड़ सकता, उन्होंने भागने की कोशिश की है, कल और भी कर सकते हैं। मैं शायद आप यहाँ पर ऐसे सोच रहे हैं कि हम उन्हें ऐसे ही रख दें, उन्होंने यहाँ पर मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है हमारे यहाँ से भागकर। तो हम देखते हैं सुनकर वो कहने लगता है कि नो वे, आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं? क्या कोई रास्ता नहीं है? प्लीज़ मेरे बच्चों को बिल्कुल भी कुछ ना करें। हम देखते हैं बच्चे इसकी ओर जा रहे होते हैं, पापा पापा मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। और हम देखते हैं जो सरदार होता है गुस्से में उनकी ओर घूर कर देखने लगता है, कहता है कि इन दोनों बच्चों को बंधक बना लो और इन्हें अपने साथ ले चलो, इन्हें बेड़ियों में बांध लो, अगर या नहीं बांधते हैं तो फिर। और हम देखते हैं तब यहाँ पर जो वुल्फ होता है वो उन्हें छोड़ चुका होता है, वो वुल्फ तेजी के साथ आता है और इस बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ता है और अपने मुंह से चबाकर इसे मारने वाला होता है। बट हम तभी देखते हैं यहाँ पर एक जोरदार अटैक आकर इस पर लगता है और तब तक यहाँ सरदार कह ही रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें तो मार कर अपना नुकसान नहीं करा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चों को तो मार ही सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो ये सरदार होता है ब्लैक स्मिथ, वह भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और इनके जो बंदे होते हुए कहने लगता है कि ये कौन है, अचानक से ये अटैक किसने किया। और हम देखते हैं इस पर भी एक जोरदार हमला होता है, ये बंदा भी बेहोश हो चुका होता है और माचांग यहाँ सामने आ चुका होता है अपने बड़े से एक्स के साथ और इनको ढेर करने के लिए तैयार होता है। और योंग भी यहाँ पर आकर इसके वुल्फ पर गर्दन पर अपने पैर को रखकर इन्हें घूरे जा रहा होता है और मजांग भी इसे घूर रहा होता है, योंग भी उसे घूर रहा होता है कि आज दो दो हाथ हो ही जाए, लेकिन हम इन बच्चों को कुछ होने नहीं देंगे। तभी हम देखते हैं कैप्टन को
जो अपने माथे को पीटते हुए कहता है कि डैम, इन लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल अपनी गलत स्थिति पर गलत समय पर यहाँ पर एंट्री ले ली। अब स्थिति में अब यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर वे लोग गलत समझेंगे और मामला और भी बढ़ेगा। जब हम वापस जाएंगे तो इन्हें नौकरी से नहीं निकाल देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो इन सरदार का जो साथी होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर हमें चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो क्या। और हम वो देखते हैं वो जो कहता है कि इन्हें मार डालना होगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो चोसेंग होती है वह तेज़ी के साथ बाहर की ओर निकलती है और इन चीज़ों को संभालने के लिए कहने लगती है कि वेट, इंतजार करें। पहली बात, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों की बातचीत करना चाहती हूँ। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर अपने हथियार बनाने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। हम देखते हैं सुनकर जो है सरदार होता है वह इनकी ओर देखता है हैरानी से और वह शराब पीते हुए कहता है वेल, मुझे ऐसी जगह पर ऐसी महिला का दिखाई देना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। मुझे तो मालूम ही नहीं था यहाँ पर ऐसी भी खूबसूरत महिला है। तो हम देखते हैं चोसेंग जो होती है वह कहने लगती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं मयोंग वॉल हूँ और मैं मोक्सान की मतलब कि व्यापारी गिल्ड की समूह की एक मेंबर हूँ और मैं मयोंग वॉल व्यापारिक गिल्ड की लीडर हूँ। और वह बताती है कि मैं यहाँ पर इस ब्लैक स्मिथ से मिलने के लिए आई थी अपने काम को करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आते वक्त कुछ ऐसी स्थितियाँ और कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिनसे ये गलतफहमियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हम देखते हैं सुनकर सरदार कहता है कि अच्छा, गलतफहमियाँ, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आप लोग ही थे जिन्होंने मेरे भेड़ियों को मारा? तो वह कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, भेड़ियों पर हम हमला नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उन्होंने हम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और वह पलटती है और योंग की ओर देखती है और अपने हाथ को उठाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इन पर हमला करने की। और वह तेजी से उसे एक जोरदार घींच कर झापड़ मारती है और इसे देखते हुए कहती है, आप यहाँ पर लापरवाह तरीके से ऐसे कार्य कैसे कर सकते हैं? इन जैसे ग्रेट वॉरियर्स को आप गुस्सा कैसे दिला सकते हैं? और वह इसी को सुनाते हुए पलटकर जाते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए महोदय, इस व्यक्ति को पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है कि इसे सही निर्णय कैसे और किस समय और किस तरीके से लेना है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और यहाँ पर जो भी आपका नुकसान हुआ है मैं उसकी पूरी तरह से भरपाई करूँगी। और वह इसके सामने झुकते हुए करी होती है, हमारा कोई भी बुरा इरादा नहीं है, इसलिए कृपया हमारी स्थिति को समझें। और वह कह रही होती है, आपको किसी चीज़ का इंतजार है क्या? और हम देखते हैं सुनकर योंग हैरान होता है, कहता है अपना सिर झुकाओ। और हम देखते हैं ये दोनों कहते हैं क्या हम अपना सिर झुकाएं? और फिर वे लोग भी एकदम चुपचाप सीधे बच्चे की तरह अपने सिर को झुकाकर इसके सामने माफ़ी मांग रहे होते हैं। और मयोंग इसके सामने जाते हुए कहती है कि वास्तव में हम यहाँ पर हथियार बनाने के लिए आए हुए थे और इस लोहार के कौशल को सुनकर ही इस तक पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ आपके पशुपालन की भी बहुत ज़्यादा चर्चा है, इसलिए हम इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्या आप हमसे बात करने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? मुझे आपसे यहाँ पर लोहार के सामान और जानवरों को पालने को लेकर कुछ चीज़ें बातचीत करनी है। मैं आपको यहाँ पर आश्वासन देती हूँ कि आपको जो मैं प्रस्ताव दूंगी उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, जो भी ऑफर मिलेगा काफ़ी अच्छा मिलेगा, अच्छा दाम मिलेगा। तो ये सुनकर वह कहता है, अच्छा, मुझे तुम पसंद आई हो। और हम देखते हुए यहाँ पर इन लोगों से पढ़कर जाते हुए कहता है, ठीक है, आइए सुने कि आप आखिरकार क्या कहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं पीछे से कैप्टन कह रहा होता है, बुरा मत मानना योंग, उन्होंने मयोंग वॉल ने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर नहीं किया। वह लोग यहाँ पर अगर हस्तक्षेप ना करती तो यहाँ पर वे लोग लड़ाई पर उतर जाते और अभी तक शायद तुम मारे भी गए होते। तो योंग कह रहा होता, हाँ हाँ मुझे मालूम है, वह यहाँ पर उसने बिल्कुल भी गलत इंटेंस से मुझे नहीं मारा है। मुझे यहाँ पर उसने जब मारा तो कोई भी मुझे फील भी नहीं हुआ और उसने जो हस्तक्षेप कर कर यहाँ पर रुकावट डाली वही सही किया, नहीं तो यहाँ पर गलतफहमियाँ और भी बढ़ सकती थी और लड़ाइयाँ और भी फालतू में बढ़ती, या मेरी ही गलती थी। यहाँ तक कि जब चौसेंग ने मुझे मारा तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा, इसलिए तुम्हें इसके बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इन डाकुओं का जो सरदार है वह बैठकर वहीं पर मयोंग वॉल से बात करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर वेपन डीलिंग्स की बात कर रही हो। जब से मैं सेना से निकला हूँ उसके बाद काफ़ी समय हो गया जब मैंने आप जैसे किसी को देखा है वेपन्स के डील को लेकर। तो हम देखते हैं लेडी मयोंग वॉल कहती है, ओहो, तो आप नेशन के लिए भी काम कर चुके हैं, आप तो एक ग्रेट सूरवीर हैं। तो वह कहता है कि मैंने विदेशी जनजातियों के साथ सीमा में लड़ाई करने का काफ़ी समय तक काम किया है और काफ़ी समय तक मैं वहाँ पर रहा हूँ और वेपनों को भी खरीदा हूँ, तो मैं अच्छे तरीके से उन धोखेबाज व्यापारियों को जानता हूँ। वे हमेशा हमसे धन लेने की कोशिश करते और धोखा देने की कोशिश करते थे। बेशक वे पकड़े जाने पर हम उन्हें बुरी तरह से मारते थे, वे हमें लूट लेते थे धन को लेकर, इसलिए हम उन्हें पकड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कर अपने भेड़ियों को खिला दिया करते थे, क्योंकि वे व्यापारी काफ़ी मोटे, ताजे और हट्टे कट्टे होते थे, जो हमारे भेड़ियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद था। भेड़िया उन्हें अच्छे तरीके से पसंद करते थे और उन्हें खाना बहुत अच्छा लगता था। और हम देखते हैं भेड़िया तो मयोंग वॉल को घूर कर देख रहा होता है, तो मयोंग वॉल उसकी ओर घबराते हुए देखते हुए कहती है कि आपने इन भेड़ियों को एक सैनिक के तौर पर संभाल कर रखा है, ये जानवर बिल्कुल एक आर्मी की तरह है। तो उधर से आवाज़ आती है कि विदेशी जनजातियों के साथ लड़ते वक्त मैंने कुछ उन लोगों को पकड़ा और उन्हें पीट पीट कर उनसे इन सारी चीज़ों को सीख लिया, उनसे ये सारी चीज़ें निकलवाई कि वे लोग आखिरकार भेड़ियों को कैसे पालते हैं, क्योंकि वे जानवरों को पालने में काफ़ी अच्छे थे और वे लोग यह भी जानते थे कि इनकी आंतरिक एनर्जी को किस तरीके से एक्टिवेट किया जाए, और जब कोई इसका आंतरिक एनर्जी एक्टिवेट कर देता है तो उसके बाद वे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वफादार हो जाते हैं। और फिर वह कहता है कि खैर, बहुत ज़्यादा
प्रश्न हो गया इधर उधर का, तो सीधे सीधे बताओ तुम मेरी एरिया में क्या करने आई हो और क्यों, और तुम अब इस जगह से कैसे निकलोगी, क्योंकि तुमने हमारा काफ़ी कुछ नुकसान भी करवाया है। तो फिर यहाँ मयूंग गोल कहती है कि मैं तो यहाँ पर वेपन्स के प्रोडक्शन को लेकर एक रिक्वेस्ट लेकर आई हुई हूँ। जैसा कि ये लोहार आपके अंदर है और मैं यहाँ पर एक ऐसे लोहार की तलाश में थी जो काफ़ी सस्ते और मजबूत हथियार बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे तलवार बना सकते हैं और जो कि बड़ी मात्रा में भी हो। जब मैंने इस गांव के मुखिया से बातचीत की तो मुझे इसे के बारे में पता चला कि इसे सिर्फ कुछ पूंजी और कुछ लोगों की आवश्यकता है। उसके बाद ये जाहिर तौर पर उतनी बड़ी मात्रा में उन सभी चीज़ों का वेपन्स का उत्पादन कर सकते हैं। हमारा व्यापारी संघ निवेश करने को तैयार है, इसलिए मैं अब यह रिक्वेस्ट आपको सौंपती हूँ। आपको इसके बारे में क्या योजना है, आप क्या सोचते हैं? आप इन परिस्थितियों को अच्छी तरीके से जानते हैं, आप इनसे अनजान नहीं हैं। मैं आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं करूंगी ग्रेट वॉरियर। मैं अनजाने में किए गए जो भी अनादर थे, जो भी गलतियां हुई और जो भी आपके खिलाफ एक्ट हुए उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। इसके बजाय यदि आप यहाँ पर हमारी सहायता करते हैं और वर्तमान में अधिक धन कमा लेते हैं तो आप केवल ग्रेट माउंटेन किंग की वजह से नहीं बल्कि आप ग्रेट वेल्थ मैन की वजह से भी जानेंगे, एक धनी व्यक्ति के तौर पर। जैसा कि आप जब आपने कहा कि जो व्यापारी होते हैं वे पैसों के लेकर काफ़ी ज़्यादा तेज तराज होते हैं, तो इस बार आप कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते हैं? आप यहाँ पर हथियार बनवाकर हमें दें और हम उन हथियारों को बेचकर आपको पैसे दें। आपके लिए यह कैसा ऑफर है? यह सबसे अच्छा है। तो हम देखते हो अभी जो यहाँ पर डाकू होता है वह शांति से दारू पीकर इनकी बातों को सुन रहा होता है। मयंक कही जा रही होती है कि ग्रेट शूरवीर, आप सिर्फ यहाँ पर आराम कर सकते हैं और बैठे बैठे अपने लोगों को आदेश दे सकते हैं, जिससे आपके पास काफ़ी अधिक संपत्ति भी इकट्ठा हो जाएगी। आपके पास अपनी वर्तमान शक्ति के अनुसार धन भी तो होना चाहिए। न केवल आप माउंटेन किंग बल्कि वेल्थ किंग के तौर पर भी जाने जा सकते हैं आने वाले समय में। तो हम देखते हुए सुनकर वो बैंडेड उठते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, व्यापारी जानता है कि आदमी की खुजली को किस तरीके से मिटाया जाना चाहिए। एक ग्रेट धनवान, मुझे यह नाम पसंद आया, वेल्थ मैन के तौर पे जाने जाना। और उसके सामने जाते हुए कहता है कि लेकिन जब पुरुष बड़ी योजनाओं पर चर्चा करते हैं तो वे एक ऐसे दोस्ती बढ़ाने के लिए मतलब कि ड्रिंक करते हैं, खाना पीना करते हैं, उसके बाद ही अपने कामों को बढ़ाते हैं। और हम देखते हैं ये ठरकी भरी नज़रों से उसे घूरते हुए हंसते हुए कहता है कि आपको स्वाभाविक तौर पर इन योजनाओं के लेकर बातचीत करने के लिए मेरे पहाड़ी वाले किले में आना होगा। इसके लिए मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप मना नहीं करेंगी है ना? तो हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदे भी उनकी बातों को समझ जाते हैं और ये लोग भी उसे घूर कर देखते हैं हैरानी के साथ। और फिर हम देखते हैं कि यह उसके सामने जाता है तो वहाँ पर मयंक जो होती है इसके सामने झुकते हुए कहती है कि बिल्कुल ग्रेट सूर्य, आपको आखिरकार मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मैं अभी वहाँ जाकर सभा का आनंद लेना चाहती हूँ और अभी ही उन चीज़ों के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ, लेकिन आपको भी दावत की तो तैयारी करनी होगी ना, और एक यंग गर्ल के तौर पर मुझे थोड़ी सी खुद को तैयार करने के लिए भी तो समय चाहिए। आई थिंक आप मेरी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अभी वर्तमान में आप यहाँ के किंग है, ग्रेट लीडर है, आप इस जगह के राजा हैं, तो आपकी सहमति के बिना मैं कुछ भी नहीं करूँगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो हम देखते हैं सुनकर यह ठरकी डाकू जो है वह हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं यहाँ पर इतना भी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ, आपको इसके लिए पूरा समय मैं दूंगा। इसीलिए मेरे यहाँ पर कुछ लोग आपका इंतज़ार करेंगे। आप कल दोपहर में अच्छे तरीके से तैयार होकर और रेस्ट होकर आप मेरे किले में उस भोज आमंत्रण पर आ सकती हैं। इसलिए तब तक के लिए यहाँ पर मेरे लोग आपके गार्ड के लिए कुछ लोग रहेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सभी लोग इनकी बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। वो डाकू जाते हुए कहता है कि बाकी लोग चलो यहाँ पर सबको पीछे हट जाओ और इस जगह की गार्ड करो और बाकी मेरे साथ चलो। फिर हम इनके घर के यहाँ रूम के सीन देखते हैं जहाँ पर आवाज़ आ रही होती है, तुम दोनों आखिरकार कितने लापरवाह तरीके से एक्ट कर सकते हो, हम लगभग मर ही चुके थे। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह जो माजांग होता है वह कह रहा होता है कि आखिरकार ब्रदर क्या हम उन बच्चों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्या आप यह कहना चाहते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ कैप्टन क्वान कह रहा होता है कि यह सिर्फ 2 बच्चों की बात नहीं है, यहाँ सभी लोग उन भेड़ियों के अभी खाना बस बनते बनते हम बचे हैं। तुम्हें क्या लगता है ऐसी स्थिति में अगर मिस मयोंग आगे आकर उसे यहाँ पर नहीं संभालती तो हम जाहिर तौर पर उन डाकुओं के हाथे मरे जाते हैं? क्या हमारी टीम उन सभी से निपट सकती थी? क्या तुम्हें यह लग रहा है? तो हम देखते हैं बस यहाँ पर गुस्से में इरिटेट होते हुए रह जाता है, चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोल पाता है। तभी जो यहाँ पर योंग होता है वह बैठे बैठे इन लोगों से कहता है कि माफ़ कर दो, यह सब कुछ मेरे कारण हुआ है क्योंकि मैं बिना सोचे समझे वहाँ पर आगे आ गया और मेरे पीछे पीछे माजांग भी वहाँ पर आकर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें शुरू हो गई। इसलिए ये सारी गलती, ये सारा फॉल्ट मेरा है। यहाँ पर विलेज चीफ के उन बच्चों को देखने के बाद मुझे अचानक अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने ऐसा एक्ट किया। तो हम देखते हैं माजांग आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि नहीं, या फिर जो कुछ भी आपने किया यह आपकी बहादुरी का पहचान था छोटे भाई।
आपने यहाँ पर जो भी काम किया है उसके लिए मैं आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आभारी हूँ। अगर आप आगे आकर मेरी मदद नहीं करते तो मैं उस जगह पर पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता और शायद भाग भी जाता। तो हम देखते हैं यूँ कहते हैं, अचानक तुम मुझे ब्रदर क्यों बुला रहे हो? तो हम देखते हैं वो उसके सामने बैठते हुए कहता है कि पहले तुम मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बहादुरी, ताकत और इंसानियत को देखा है, तब से तुम मेरे छोटे ब्रदर कहलाने के लायक हो। तो यूँ कहते हैं, छोटा ब्रदर वो कैसे? तो हम देखते हैं वो यहाँ पर दिखाते हुए कह रहा होता है कि मैं 16 साल का हूँ, मेरे ये 3 चंगू मंगू जो 14 साल और ये 15 साल के हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह सुनने के बाद यहाँ पर जो कमांडर होता है, यहाँ पर कैप्टन जो वो उठते हुए कहता है कि इनफ, तुम लोगों की यहाँ पर बातचीत होगी तब हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि आगे आखिरकार इन चीज़ों से कैसे निकले जाए। मेरा सर तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में सोच सोच कर ही दुख रहा है। इस सिचुएशन में आखिरकार हमारे लिए क्या ग्रेट एक्टिविटी होनी चाहिए, वो तो अब हमें वॉल से ही पूछनी होगी, क्योंकि उनकी चतुराई की बदौलत ही हम अभी तक जिंदा हैं। तो तत्काल अभी हमें उनके बारे में ही सोचना चाहिए कि आखिरकार वे आगे इन चीज़ों को, इन फाइटों को कैसे संभालती हैं। वह वहाँ पर जाएंगी तो आखिरकार उनके अड्डे से हम लोग वहाँ से बचकर कैसे निकलेंगे। वहाँ जाने के बाद हमें जिंदा निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर गार्ड के लिए बहुत सारे लोग बाहर में होते हैं, और वो कैप्टन बोल रहा होता है कि यहाँ पर उनको देखकर लगता है कि वह कोई मतलब कि कमज़ोर डाकू नहीं है, उनमें से भी कुछ ताकतवर सैनिक लगते हैं, उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी दिखने में है। और कैप्टन फिर इन लोगों से कहता है कि वैसे मांझी कहाँ है? वह यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अगर जब तक वह नहीं लौटता है तब तक हम आगे की योजना नहीं बना सकते हैं। वह अभी तक आया नहीं है। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि हाँ, आखिरकार मांझी कहाँ है? फिर हमें इन डाकुओं के इलाके को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। कुछ खदान जैसा एरिया बना हुआ है जहाँ ये लोग जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे घर भी होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर भी काम कर रहे होते हैं। और तभी हम मांझी को देखते हैं जो इन डाकुओं के पीछे पीछे आ रहा होता है और कह रहा होता है, इस फॉरेस्ट में इस और ये लोग यहाँ पर रहते हैं, मुझे इस तरह की डरावनी जगहों पर आना नफरत है। और हम तभी देखते हैं उस समय का सीन जहाँ पर मयंक ने कहा था कि माँ जी तुम बाहर बिल्कुल भी मत आना, तुम यहीं पर रुकोगे। तो वो माँ जी कहता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं छिपा हुआ रहूँगा। और मयंक कहती है कि मैं उन्हें यहाँ से भेजूंगी, उसके बाद तुम्हें छुप कर उनके पीछे पीछे जाकर उनके अड्डे तक जाना है, उनके बारे में सारी जानकारी निकाल कर वापस आना है और सारी जानकारियाँ मुझे देना है। तो माँ जी कहता है लेकिन मुझे ऐसा काम क्यों सौंप रही है आप? तो हम देखते हैं मयंक कहती है क्योंकि यह काम तुम ही कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर मांझी को जो उनके इलाके में पहुंच चुका होता है, छुप छुप कर उनके पीछे पीछे जा रहा होता है, कर रहा होता है चलो जल्दी से इन जगह की जांच कर ले और इनकी सारी जानकारी निकाल कर यहाँ से निकला जाए। तभी और एक और देख रहा होता है जहाँ आवाज़ आ रही होती है, ओए बच्चों चलो अंदर जाओ, अंदर घुसो, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हो कमीनों कि आज यहाँ पर जिंदा बच गए हो आज, लेकिन तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बाप ही मारा जाएगा। हम देखते हैं मांझी उन चीज़ों को ऐसे करते हुए देख रहे हुए कह रहा होता है ये क्या, यहाँ तो गाँव के लोग ही हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इन लोगों ने उन्हें यहाँ पर स्लेब बनाकर रखा है और जानबूझकर उनसे यहाँ पर काम करवा रहे हैं, उन पर कंट्रोल किए हुए हैं, उन पर दबदबा दिखा रहे हैं। ये लोग कमीने तो बहुत बड़े बास्टर्ड हैं। और फिर हम देखते हैं वो कह रहा होता है यहाँ के, ओए रोना बंद कर, मैंने क्या बोला, अंदर जा। और हम तभी देखते हैं उसका जो बड़ा भाई होता है अपने छोटे भाई को समझा रहा होता है, मून शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, यहाँ रोना बंद करो, चलो अंदर चले। और हम देखते हैं वह छोटा भाई जो होता है वह रोए जा रहा होता है, चुप ही नहीं हो रहा होता है। और ऐसी चीज़ों को देखकर यहाँ पर जो मांझी होता है वह अजीब रिएक्शन देता है, मतलब उसे खराब लग रहा होता है। फिर वह दूसरी ओर निकलते हुए कहता है ठीक है, यहाँ पर यह प्रिजन एरिया जहाँ पर ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, मुझे दूसरी ओर जाकर यहाँ से सारी जानकारियों को निकाल लेना चाहिए। फिर हम उन घरों का सीन देखते हैं जहाँ पर वे लोग भेड़ियों को रखते हैं और मांझी यहाँ पर उन घरों के छतों पर छुपा हुआ होता है और वह कह रहा होता है कि इस जगह पर यहाँ पर देखने के बाद मुझे यह चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पर केवल ये जो भेड़िया है वह 100 नहीं बल्कि इनके पिंजरों को और इनकी संख्याओं को देखकर लगता है ये कम से कम 300 है। जैसा कि यहाँ पर कैप्टन का डाउट था कि वे छोटे मोटे डाकुओं का समूह नहीं है और नहीं उनके पास 100 बल्कि 300 भेड़िए हैं, वो पहले ही अंदाज़ा लगा चुके थे कि यहाँ पर उनके पास ज़्यादा भेड़िए हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो यह डाकुओं का सरदार वह कह रहा होता है ठीक है, अब पिंजरे को खोल दो और इनके अंदर जाने का समय हो गया, जाओ अंदर जाओ, तुम लोगों ने आज अच्छा काम किया। वो भेड़िए चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पर वह कहता है कि ओवरवेल, आखिरकार यहाँ पर वे विलेज वुमेन्स को तैयार करो कल के लिए, वहाँ पर जो गेस्ट आने वाली है और उन सभी चीज़ों को, उन सभी सामानों को तैयार करने के लिए कहो उन्हें। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसका जो साथी होता है वह कह रहा होता है चीफ, आप उस महिला और उसके ग्रुप के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं? तो वह कहता है उनसे बहुत ही अच्छा प्रस्ताव मिला है, उन्होंने जैसा कहा और जिस तरीके का रवैया दिखाया वह बहुत अच्छा था, लेकिन व्यापारियों की जुबान जो होती है ना वह हमेशा चांदी की तरह होती है, सिर्फ चमकती है। लेकिन अगर वे लोग जो कह रहे हैं वह सच हुआ तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी खोने को नहीं है, मतलब हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए यदि वह हमारे क्षेत्र में यहाँ पर हथियार बनाने के लिए पूंजी का उपलब्ध करवाते हैं और वेपन्स बनवा कर यहाँ से लेकर जाकर बेचकर और हमें ही धन देते हैं तो इनसे हमें क्या ही नुकसान है। अगर वे सचमुच में ऐसा करते तो हमारे संबंध और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, पैसे आने के बाद, वेपन्स आने के बाद हमारे पास वापस से सेना में, आर्मी में भर्ती होने का मौका मिल सकता है, काम करने का, मतलब कि अच्छा कीमत कमाने का। तो यह सुनवा कहता है लेकिन वे लोग अगर किसी तरीके के धोखेबाज निकले, घोटेलेबाज, तो फिर वह कहता है फिर उन्हें हम मार डालेंगे। और वह यहाँ पर कुरवल हंसी हंसते हुए कह रहा होता है कि हम
पुरुषों को भेड़ों को खिलवा देंगे, अपने भेड़ियों को खाना बनवा देंगे और महिलाओं को मनोरंजन के लिए रख लेंगे। खास करके उस मयोंग वोल को, वह ऐसी दिखती है मानो जैसे उसे देखने के साथ उसके साथ खेलने का मन हो। वह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सभी चीज़ों को सुनकर यहाँ पर तो इसकी फट जाती है मांझी की, और तभी इसके गलती से इसके पैर से कुछ लकड़ी के टुकड़े गिरते हैं और टूट कर नीचे गिरते तो आवाज़ होता है। तो वे लोग देख कर कहते हैं आखिरकार ये किस तरीके का शोर था, और वे लोग फिर कहते हैं शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी जो यहाँ से गुजर कर गई होगी, क्या यहाँ से कोई गया था। तो फिर वहाँ पर वे लोग जाते हुए कहने लगते हैं कि ये बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा ही बेकार होती हैं, इनसे अच्छे भेड़िए हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं और अच्छे तरीके से गार्ड के काम भी करते हैं और उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। वो अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं और वो एक सेना की तरह काम करते हैं। मुझे सोने से पहले कुछ पीने का मन कर रहा है, ठीक है चलो। और हम मांझी को देखते जो डरे डरे इन सभी बातों को सुन रहा होता है, और वहाँ आवाज़ तक आ रही होती है कि मेरे कमरे में पीने के लिए कुछ चीज़ों को भिजवा दो। और मांझी तेजी यहाँ से निकलते हुए भागते हुए कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा इस जगह पर, और मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं रह सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर सुबह का सीन, जहाँ पर ये लोग डाकू जो होते हैं मिस मयंक को देखकर शर्मा रहे होते, ब्लश कर रहे होते, ठरकी भरे नज़रों से देख रहे होते और कहते हैं कि आप तैयार हो गई लेडी, चलिए आपको हम किले की ओर लेकर चलते हैं। और हम देखते हैं मयंक को यहाँ पर जो तैयार होकर फुल्ली गेटअप में निकली होती है और वह कह रही होती है हाँ अब मैं रेडी हूँ, और यह अपने लेग्स के फ्लेक्स करते हुए अपने लेग्स को दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है, जो कि इसका लुक है सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का। और वह कहती है कि लेट्स गो। और फिर हमारा सीन यहाँ पर जाने वाले दिन के पहले वाले रात पर आता है, जहाँ पर बातचीत चल रहे होते हैं कि किले की ओर जाने से पहले वाली रात का सीन, जहाँ पर ये डाकू अपने अड्डे में खाना खा रहे होते हैं और वे कह रहे होते हैं जल्दी लाओ जल्दी खाना इधर भी लाओ, तुम बदमाश आखिरकार अच्छे तरीके से खा नहीं क्यों रहे हो। वे लोग अपने भेड़ियों के साथ खेल भी रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं। तभी एक आवाज़ आती है आखिरकार इन भेड़ियों के खाने में मिर्ची किसने डाली। और हम वहाँ पर परछाई के तौर पर मांझी को भागते हुए देखते हैं जो इनके इस इलाके से रात को निकल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर इसके जांच पड़ताल करने में रात हो चुकी होती है। और कोई कह रहा होता है ये क्या हमारे ये छोटे कुत्ते यहाँ पर खांस रहे हैं। और फिर हम मांझी को देखते हैं जो उसी रात को यहाँ पर अपने वापस अड्डे पर आ चुका होता है और कह रहा होता है लेडी मयोंग बोल। और हम देखते हैं मयोंग बोल पलट कर कहती है ओह तुम आ गए, तुमने बढ़िया काम किया, कहीं तुम उन डाकू के द्वारा देखे या पकड़े तो नहीं गए ना। तो वह कहता है नहीं। और फिर वह यहाँ पर सभी बातों को इन लोगों को बता देता है, सभी चीज़ें समझा देता है। तो हम देखते हैं इसके सारी बातों को सुनने के बाद जो कैप्टन होता है कह रहा होता है किले में जाना खतरनाक लगता है, चाहे मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं। और जहाँ तक मांझी ने जो कुछ कहा और जो कुछ कुछ सुना, इसे जानने के बाद मुझे वहाँ पर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे अच्छा होगा सब कुछ समेट कर हम यहाँ से भाग निकले। तो हम देखते हैं यहाँ पर योंग भी कर रहा होता है मैं भी वहाँ जाने के विरोध में हूँ, मैं भी इसका इजाज़त नहीं देना चाहता हूँ। आपको उन सुअरों के साथ बैठकर वहाँ पर पीने की और इस तरीके की चीज़ों की बातचीत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मैं युद्ध के मैदान में रहा और जानता हूँ कि आपको अपने दुश्मन कमांडर के साथ शराब बैठकर बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वह खतरनाक हो सकता है। वे लोग उस शराब में कुछ मिला भी सकते हैं और यहाँ तक आपकी जान भी ले सकते हैं। तब देखते ही ये बातें सुनकर वे लोग दोनों इसी योग की ओर देख रहे होते हैं और वहाँ आवाज़ आ रही होती है मुझे यकीन है कि वह खाने के दौरान कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें मिलाने की कोशिश करेगा ही। तो हम देखते हैं मयंक वाले यहाँ खामोश होती है, फिर कहती है कि ऐसा लगता है कि हर कोई सोच रहा है वहाँ जाना हमें नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन अगर मांझी ने जो सुना और वह सच है तो उन डाकुओं में भी हमारे साथ सौदा करने की अच्छी सोच है, मतलब कि वे लोग भी व्यापार करना चाहते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो एक हथियार विक्रेता के तौर पर मैं इस सौदे को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती हूँ। यदि हम यहाँ पर हथियार बनाने के साथ साथ जो टेक्निक होते हैं उन्हें भी सीख लें, उन्हें भी जान लें, और साथ में उन चीज़ों को भी कि उन जानवरों को कैसे वश में किया जाता है, उन्हें कैसे कल्टीवेट कराया जाता है, तो वह निश्चित तौर पर हमारे लिए पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। मैं जानना चाहती हूँ कि वे आखिरकार किस तरीके से इन चीज़ों को करती है। मैं जानती हूँ इसमें कुछ खतरा तो हो सकता है, लेकिन बिना खतरे के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए हम सबसे पहले सबसे बुरी स्थिति के लिए भी तैयार होकर जाएंगे। हम लोग ऐसे ही वहाँ पर नहीं जाने वाले हैं। मुझे अपनी अपनी राय दो कि आखिरकार तुम लोगों का ओपिनियन क्या है इन चीज़ों को लेकर। मुझे खुशी होगी अगर तुम लोगों के पास भी कुछ आइडिया हो तो। फिर हम उस खदान वाले एरिया को देखते हैं और फिर यहाँ सुबह का सीन वापस से आ जाता है, जहाँ पर ये लोग जा ही रहे होते हैं उस किले की ओर। और कैप्टन कह रहा होता है कि यहाँ पर मौसम काफ़ी बुझा बुझा सा लग रहा है, और देखिए अभी यहाँ पर भरी दोपहरी है लेकिन फिर भी यहाँ अंधेरे सा मौसम है। तो हम देखते हैं इनके साथ जो यहाँ पर डाकुओं का छोटा मोटा लीडर होगा वो जो इनको लेकर आ रहा है, वह कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर बारिश होने वाला है, इसलिए इस तरफ आइए, हम लोग इस ओर से जाने वाले हैं। यदि हम खदान से सीधे होकर जाते हैं तो हम सीधे नीचे जल्द ही पहुँच जाएंगे। और हम लोग देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं, वहाँ खदानों में कुछ महिलाएं जो इन गाँव की होती है उनसे यहाँ पर काम करवाया जा रहा होता है, साथ में बच्चे भी यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और उन सभी को ऐसे काम करते हुए देखकर मयंक वाल उनकी ओर देख रही होती है, और वे जो वर्कर्स है वो लेडी वर्कर्स वो भी उनकी ओर देख रही होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसे इस ओर देखते हुए देख वह जो होता है यहाँ पर डाकू कहता है कि क्या हुआ मिस, आप यहाँ पर मजदूरों को काम करते हुए देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा है? काफ़ी आप अच्छी व्यक्ति लगती है, जो ऐसा लगता है कि वो इन चीज़ों को देखकर अच्छी फील नहीं कर पा रही है। तो हम देखते हैं लेडी मयंक पहले खामोश रहती है और फिर कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि
यह काफ़ी अच्छे चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे वर्कर हैं। लंबे समय तक काम करते रहना, वो भी बिना वेतन देने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर वे बीमार हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं तो हम उन्हें यूँ ही छोड़ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे वर्कर हैं। मैं सोचती हूँ कि इनका प्रबंध करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, मतलब इन्हें हासिल करना। लेकिन जब इन्हें आप हासिल कर लेते हैं तो अच्छा खासा काम करवा सकते हैं। तो हम देखते हैं, सुनकर वह डाकू कहता है कि हमारी लेडी फ्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे के बारे में सोचती है, बिल्कुल हमारी तरह। सही है, अगर आप यहाँ पर गुलामों को इंसान के तौर पर ट्रीट करेंगे तो वह आपके लिए अच्छे काम नहीं करेंगे, लेकिन आप उन्हें एक गुलाम, एक तुच्छ वस्तु की तरह ट्रीट करेंगे तो वे आपके लिए अच्छे तरीके से काम करेंगे और अपनी कार्य क्षमता को भी कम नहीं करेंगे। तो लेडी मयंगुल कहती है, सही कहा, गुलाम, वे लोग गुलाम बनाए जाने के लायक ही है। मुझे पता है, आखिरकार इसके बारे में मुझसे अच्छा किसी को पता होगा। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे बेहतर तरीके से जानती हूँ। और वो अपने पास्ट को भी याद करती है। योंग भी यहाँ पर याद करता है कि जब इसे भी गुलाम बनाकर लाया गया था और इससे भी काम करवाए जाते हैं। यहाँ खामोशी का सीन होता है। फिर हम लोग देखते हैं वे लोग वहाँ पर उसके अड्डे तक पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर देखकर यहाँ पर कैप्टन कह रहा होता है, ये क्या, यहाँ तो वास्तविक में बहुत बड़ी संख्या में भेड़िए। इतने सारे बड़े पैमाने पर भेड़ियों को देखकर यहाँ पर तो कोई भी कांपने को तैयार हो जाएगा, मतलब डर जाएगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर वे लोग आगे बढ़े जा रहे होते हैं और उन पिंजरों में भेड़िए होते हैं और फिर ये लोग उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं। और मयंक गोयल भी हैरानी के साथ उन्हीं भेड़ियों को देख रहे होते हैं जो भेड़िए इन पर वुल्फ वुल्फ करके गुर्र गुर्र करके गुर्रा रहे होते हैं और इन्हें ही खाने के लिए, मतलब कि झपट्टे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उन भेड़ियों को ऐसे हरकत करते हुए देख यह जो डाकू होता है वह कहता है कि भेड़िया हमारे मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। तो लेडी मयंगल कहती है कि भेड़ियों की यह संख्या काफ़ी डराने वाली है। और वह बताता है डाकू की सही कहा। यूजुअली यहाँ पर कहा जाए तो जो भी पर्सन पहली बार आता है और इन चीज़ों को देखता है तो इन देखने के बाद बेहोश होने लगता है, लेकिन आपकी स्थिति को देखकर लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। तो हम देखते हैं मिस मयंगल कहती है कि यदि युद्ध के मैदान में हमारा सामना किसी भेड़िए के झुंड से हो जाए तो यह बहुत खतरनाक होगा ना। तो हम देखते हुए डाकू बताता है कि घोड़सवार सेना के साथ हमला करना अधिक इम्प्रेसिव होगा भेड़ियों के बजाय, लेकिन इन भेड़ियों को अगर अच्छी तरीके से ट्रेंड किया जाए तो ये काफ़ी तेज़ हो जाते हैं और काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ते हैं और इनकी भरपाई करना आसान होता है। भले ही इन्हें बलपूर्वक आप इनके आंतरिक एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं और फिर ये आपके लिए मनुष्य की तुलना में काफ़ी तेज़ी से उपयोगी बन जाते हैं, काफ़ी काम के हो जाते हैं। और हम देखते हुए जो वुल्फ होता है इसी की ओर देखकर गुरा रहा होता है, मयंगोल इसी की ओर देख रही होती है, वो कह रहा होता है लेकिन उन्हें संभालना आसान नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर एक ट्रेनर की भी आवश्यकता पड़ती है अगर आप भेड़ियों को संभालना चाहती हैं तो। मैं तो यहाँ पर यही बेहतर सुझाव दूंगा कि आप यहाँ पर भेड़ियों के साथ साथ उन सैनिकों का भी व्यापार करें जो भेड़ियों को ट्रेंड करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि उनके बिना उन्हें संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम है। और ऐसी कठिन मामलों में हमेशा आपको यहाँ पर पहले हमारे हेड से बात करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर भेड़ियों के व्यापार भी करना चाहती हैं और तो उनके साथ आपको उन ट्रेनर को भी लेना होगा, तभी आप उन्हें संभाल पाएंगी। और वह एक ओर जाकर रुकते हुए कहता है कि यहाँ से आगे आप अकेले ही अंदर जाएंगी लेडी, और जितने भी गार्ड्स हैं वह इस ओर आकर आराम करेंगे, इसलिए अपना हथियार, अपना वेपन हमें दे दे। तो हम देखते हैं, सुनकर यहाँ पर माजांग कहता है कि मुझे इस जगह को देखकर बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही है। तो लेडी कहती है मयंगल की ठीक है, सब लोग यहीं पर रुको और वेट करो और अपने वेपन साइड में रखो। हम देखते हुए लोग अपने वेपन्स को वहाँ साइड में रख चुके होते हैं और वहाँ पर भी एक गार्ड होता है। और फिर लेडी मयंगल वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए कहती है कि मैं वापस जल्द ही आऊँगी। तो योंग वहाँ पर आगे की ओर जाते हुए कहता है कि वेट, और वह उसके पास जाता है और उसके पास जाने के बाद उसके हाथ को पकड़ता है और उससे शायद कुछ कहता है। और हम देखते हैं लेडी मयंगल खामोशी से उसको देख रही होती है और योंग पहले शायद हमको यहाँ लग रहा है कि जहाँ तक वह उसके नसों को चेक करा उसकी स्थिति को, कहीं वह घबराई हुई या डरी हुई तो नहीं है ना। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर उन्हें रुके हुए देख ये डाकू कहता है, भाई आखिरकार तुम लोग करके आ रहे हो, जल्दी आओ। और हम देखते हैं यहाँ पर लेडी मयंगल जो होती है वह उसे छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। तभी जैसे ही वह वहाँ के रूम में एंटर लेती है तो इस तक आवाज़ आती है कि प्रतीक्षा करने के लायक था ये लेडी, आप सचमुच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपको यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई ऊपर से उतरी हुई डिवाइन लेडी हो जो मेरे पास आ रही हो। और हम देखते हैं वह यहाँ पर शराब पीते हुए कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर काफ़ी स्वादिष्ट दावत की तैयारी की है, इसमें कोई भी जहर नहीं है, पॉइजन नहीं है, इसलिए आप आराम से इसका आनंद ले सकती हैं। और वह खुद ही पी रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर लेडी मयंगल हंसते हुए कहती है कि ग्रेट वॉरियर, आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हैं। तो हम देखते हुए कहता है कि नहीं नहीं, आओ बैठ जाओ। मुझे डाउट है कि क्या तुम्हें मालूम है कि आखिरकार जो पीने का आनंद है वह कैसे लिया जाता है लेडी। और यह रहा, आप एक अच्छी बातचीत कर सकती है थोड़ी सी शराब के साथ। हम देखते हैं लेडी मयंगल उसी शराब के कटली को देख रही होती है, अपने मन में कहती है अच्छी बातचीत। और फिर वह उसे शराब के उठाते हुए कहती है कि मुझे इसमें बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, मतलब कि इसमें पीने में उतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो पी ही सकती हूँ। और वह उस कटोरी को उठा लेती है और कहती है अपने मन में, इसकी हिम्मत कैसे हुई इन चीज़ों को लेकर मेरे बारे में बात करने की, मेरे सामने पीने की क्षमता के बारे में। यह डाकू बात कर रहा है कैपेसिटी के बारे में कि मैं कितनी पी सकती हूँ। और हमें वहाँ के उन ड्रम्स को दिखाई
दिखाया जाता है जिनमें वे शराब से भरे हुए हैं। वहाँ आवाज़ आती है, मुझे आपका जोश पसंद आया लेडी, पियो पियो। और हम देखते हुए लोग एक दूसरे के साथ कटोरे टकराते हैं और हम लेडी मयंगोल कहती है, आप कैसे, क्या आपको ठीक तो लग रहा है ना पीने के बाद? तो वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ ठीक है। और हम लोग देखते हैं काफ़ी समय बीत चुका है इनको पीते हुए, फिर भी लेडी मयंगोल जो है बिना रुके यहाँ आराम से पिए जा रही है। और इस बंदे को पीने में भी दिक्कत आ रही है, मतलब यह ड्रंक होते जा रहा है और ढीला पड़ते जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि ये पीते हुए तिरछी नज़र से देख रहा होता है लेडी मयंगोल की ओर, जहाँ पर लेडी मयंगोल आराम से पीकर आह करते हुए अपने छाती को फ्लेक्स करते हुए अपने मतलब कि कर्व शेप को दिखा रही होती है, अपने बॉडी पोस्चर को। एक ऐसे पोस्चर को लेते हुए देख यह डाकू यहाँ पर खुद अजीब महसूस करने लगता है। और पीने के साथ ये काफ़ी टूल हो चुका है, तो इसमें अभी अपना कंट्रोल भी नहीं है। तभी हम देखते हैं अचानक से उस कटोरे को फेंक देता है और इस पर झपट्टे मार कर इसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी अचानक से आवाज़ आती है, ओह माय गॉड, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? और हम देखते हैं यहाँ पर यह ठरकी शराब वाला डाकू जो होता है वह एकदम ठकी हंसी करते हुए कह रहा होता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी मोर, मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आपने अभी अपनी छाती जिस तरह से यहाँ पर जिस नज़ाकत से उखाड़ा है, दिखाया है, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है एक नेचुरल मैन आखिरकार किस तरीके का एक्ट करेगा? और जब उसके साथ एक लड़की यहाँ पर ड्रिंक कर रही हो तो पीते समय इस तरीके का व्यवहार और इस तरीके का स्वभाव दिखाना, क्या आप मेरे बगल में बैठकर बिना हिचकिचाहट के नहीं पी रही हैं? इसका मतलब है कि आप मुझे इजाज़त दे रही हैं। सो आई शुड अंडरस्टैंड कि मैं आपके करीब आना सकता हूँ, मतलब आ सकता हूँ, मैं आना भी चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं लेडी मयंगोल अपनी हैंड को इसकी ओर बढ़ाती है और कहती है, तो फिर ऐसी बात है तब। और हम देखते हैं ऐसे पकड़कर वहीं पर किस करने लगती है। और हम देखते हैं ऐसा होते हुए देख डाकू भी हैरान हो जाता है कि यह मुझे करके आ रही है। और फिर हम देखते हैं लेडी मयंगोल यहाँ पर खड़ी होकर उसे किस करते हुए इसके ऊपर चढ़ने लगती है और यह ऊँ करने लगता है। और तभी यहाँ पर उफ उफ की आवाज़ आती है और वहाँ पर आवाज़ आती है कि ग्रेट वॉरियर, आप सचमुच में काफ़ी अच्छे हैं। मुझे यहाँ पर बलशाली पुरुष काफ़ी ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उनके साथ अपने अनुसार खेलना पसंद करती हूँ और उन्हें सिखाना जानती हूँ कि व्यक्ति तौर पर उन्हें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और वह उसके ऊपर चढ़ चुकी होती है और पोज देते हुए कह रही होती है, मुझे यकीन है कि आप मेरे अनुसार चलेंगे, बिल्कुल, है ना? और हम देखते हुए उसके ऊपर रिलेटिव भी होती है, तो यहाँ पर वो डाकू हंसने लगता है, हंसते हुए कहता है कि जैसा तुम चाहो वैसा कर सकती हो। और हम देखते हैं लेडी मयंगोल अपनी छाती पर अपने चेस्ट पर अपने हैंड को रखती है, मतलब अपने कपड़े को सरकाते हुए और इसके सामने जाते हुए अपने चेस्ट को दिखाते हुए कहती है कि ओह ऐसी बात है, तो चलिए मैं आपको आगे की चीज़ें सिखाती हूँ। तभी यहाँ पर राइटर के द्वारा कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि कोई मार्शल आर्टिस्ट कितना भी ज़्यादा मार्शल आर्ट में कुशल क्यों ना हो। और यहाँ लेडी मयंगोल को योंग की याद आ रही होती है और वह यहाँ पर इस डाकू को किस करते हुए यहाँ पर लेटा चुकी होती है और अपने हाथ में अपने हेयर पिन को ली हुई होती है। और यहाँ राइटर बता रहा होता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपनी सुरक्षा कम ना करे जिस वक्त यदि कोई महिला उसके बगल में लेटी हुई हो और उसके सामने निर्वस्त्र हो रही हो। और हम देखते हैं कि वहाँ लेडी मयंगोल ने अपने उस हेयर पिन के साथ एक जोरदार हमला किया होता है जो सीधे इस डाकू के गर्दन पर लगता है और इसके करीब मतलब कि गले के पास जो नस होती है सांस लेने वाली वहाँ पर गड़ा चुकी होती है। और इस चीज़ को यहाँ फील करने के साथ ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। उसके बाद फिर हमारा सीन वापस से उस पहले वाली रात पर आ जाती है। थोड़ा सा बैक का रात का सीन दिखाया जाता है जब ये लोग प्रोग्राम बना रहे थे और वहाँ बोल रहे थे कि मैं जानता हूँ कि यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और लेडी मयंगोल कहती है, इसलिए अब हमें पूरी तरह से अच्छी तरीके से तैयार होकर एकत्र होकर उनके ऊपर हमला बोलना चाहिए। मेरी राय में हमें सबसे पहल करनी चाहिए। तुम लोगों का क्या सुझाव है, तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, मुझे बताओ, मुझे दो। तो वहाँ पर वे लोग बातें करने लगते हैं और सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। और उस समय यहाँ पर इनके मतलब कि बाहर उन गार्डों को भी दिखाया जाता है जो अपने खाने पीने में मौजूद व्यस्त होते हैं। तभी वहाँ बताया जा रहा होता है, मेरा असली इरादा यह है कि मैं हथियारों का व्यापार करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम यहाँ पर इन डाकुओं के साथ काम कर सकते हैं। वे लोग पैसे के लिए नहीं काम करते बल्कि लोगों से पैसे निकलवाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। अगर हम उनसे काम करवा के पैसे दें तो फिर भी वे लोग हमारे लिए कुछ ना कुछ परेशानी पैदा करते रहेंगे। वे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं जो इन कामों के लिए चुने जाएं। तो हम देखते हैं वहाँ पर कैप्टन कहता है कि आपका मतलब है कि हमें पहले पहल करनी चाहिए, हमें पहले उन पर हमला करना चाहिए। तो लेडी मयंगोल कहती है कि हाँ, किसी भी तरह से, चाहे वह एक आश्चर्यजनक हमला ही क्यों ना हो, लेकिन उन डाकुओं को भागने बिल्कुल हमें नहीं देना है और उन पर अचानक से हमें हमला कर देना है। उन्हें उन गुलामों की तरह इस्तेमाल करना है जो हमारे लिए लाभ कमा सके, न कि हमें उनके लिए लाभ कमा कर देना है। लड़ाई खतरनाक हो सकती है और हम इसमें असफल भी हो सकते हैं और मारे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इस जगह पर कब्जा प्राप्त कर लेते हैं तो इस जगह के व्यापारियों के तौर पर हम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएंगे और साथ में हमारी जो ताकत है वह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम बहुत सारे लाभ यहाँ पर कमा सकते हैं।
इसे साबित करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे पहल करनी होगी, इसलिए कृपया मेरी मदद करें और सभी लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ सबसे ज़्यादा मांझी घबरा रहा होता है और यहाँ पर आवाज़ आ रही होती है, मांझी तुम्हें इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा, तुम्हें यहाँ पर पहले किले की ओर जाना है और जितने भी जल्दी हो सके अपने साथ अपने लोगों को फॉलो करते हुए लेकर आना है। तो वह कहता है ठीक है लेडी मयंगोल, मैं समझ गया आपकी बातों को। और यहाँ पर फिर बताया जा रहा होता है कि आवाज़ आ रही होती है, आई एम सॉरी, यह सब कुछ काफ़ी ज़्यादा रिक्सी है। ले तो अभी दूसरी ओर से आवाज़ आती है, कोई बात नहीं, यह हमारा काम है आपकी सुरक्षा करना। तो यहाँ लेडी मयंगोल कहती है कि धन्यवाद, लेकिन यहाँ पर हम लोग काफ़ी समय से बातचीत कर रहे हैं और भी ज़्यादा हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते हैं, नहीं तो इन डाकुओं को हम पर शक हो जाएगा, इसलिए तुम लोग बाहर चले जाओ। और फिर हम देखते हैं ये लोग यहाँ बाहर आ चुके होते हैं और बाहर में बैठे हुए सभी चीज़ों को सोच रहे होते हैं। लेडी मयंगोल अपने रूम में होती है और अपने मन में कर रही होती है, आखिरकार अब हमें किस तरीके से कैसे कैसे क्या करना होगा और तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए अभी तक। और हम देखते हैं सभी लोग बाहर जा चुके हैं लेकिन योंग उसके सामने बैठा हुआ है और वह कहती है कि आप यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वह कहता है कि मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पर व्यापार करने जा रहे हैं उससे वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जहाँ तक मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए मनाही करना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर ना जाएं। इसके अलावा वह डाकुओं का लीडर है, वह हत्या करने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होगा और मैंने भी यहाँ पर हत्या की है कई सारे और काफ़ी सारे लड़ाइयों को एक्सपीरियंस भी किया है, लेकिन मैं यह अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वह बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वैसी स्थिति में आप काफ़ी ज़्यादा डर भी सकती है और घबरा भी सकती है। हत्या करना कोई आम काम नहीं है, आप कई बार असफल भी हो सकते हैं और बदले में मारे भी जा सकते हैं। मुझे डर है कि आपको ऐसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। वैसी स्थिति में आप गड़बड़ा भी सकती है और पीछे भी हट सकती है। तो हम देखते हैं मयंक पहले शांत होती है फिर कहती है कि इतने लंबे समय के बाद अब आपको ऐसे बड़े भाई की तरह एक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर वह चौंकते हुए कहता है नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो वहाँ आवाज़ आती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल एक सपोर्टिव टीम के तौर पर काम कर रहे हो तो वही काम करो, इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। इस समूह के लीडर के तौर पर मुझे एक उदाहरण तो देना ही होगा। यहाँ पर केवल मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि अपने कमांड्स को देते हुए अपने लोगों को ही केवल नुकसान में डालूँ, मतलब उन्हें खतरे में डालूँ। यहाँ पर मुझे भी खतरा मोल लेना होगा और उस स्थिति में हर चीज़ को संभालना होगा, एक अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन भी दिखाना होगा। अगर मैं अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई तो यहाँ पर सारी योजनाएं बेकार हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहली बात, उस योजना में सबसे खतरनाक काम सबसे पहले मुझे करना होगा। मैं उचित समय के साथ उस लीडर पर हमला करूंगी और वहाँ पर अपने लोगों के नेतृत्व के मनोबल को बढ़ाऊंगी इस चीज़ को करके। और वैसे कहती है कि आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या ऐसा पहली बार है जो मैं यहाँ पर आगे बढ़कर इन चीज़ों को कर रही हूँ? आप यहाँ पर नहीं जानते हैं कि मैं किन किन खतरनाक चीज़ों से होकर गुजरी हूँ और अपने जीवन में किन किन चीज़ों को देखी हूँ। मैं एक ऐसी यंग लड़की थी जिसे अपने पूरे परिवार ने छोड़ दिया था, वह यहाँ से गायब ही हो चुका था। उसके बाद उसके अगले ही दिन मुझे बेच दिया जाता है और मैं किन किन यातनाओं से और किन किन चीज़ों से गुजरी हूँ क्या तुम्हें अंदाजा भी है? उसके सामने या कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं योंग यहाँ पर इन चीज़ों को सुनकर बिल्कुल खामोश होता है, उसके पास कहने को कुछ नहीं होता है। तो फिर लेडी मयंगोल कहती है कि दिन के समय गांव के मुखिया के बच्चों को तुमने बचाया और जिसके चलते मैंने तुम्हें वहां पर मारा, जैसा कि इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं थी। और जहां तक कैप्टन ने भी कहा कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में बुरा नहीं मानना चाहिए। सो उस थप्पड़ के लिए मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ वेल। और हम देखते हैं वहाँ पर इस तक आवाज़ आती है सॉरी की। तो यहाँ पर ये सुनकर योंग जो होता है काफ़ी हैरान होता है। योंग यहाँ पर जो मयंक बोले वहाँ पर अपने चेहरे को घुमाते हुए करी होती है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी वैसा नहीं करनी चाहती थी, इसलिए मुझे मालूम है कि तुम इन चीज़ों को समझ सकते हो, इसलिए सॉरी। फिर हमारा सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ बाहर में तंबू के उस जगह के घर के झोपड़ी के बाहर यहाँ अपने ये जो इसके बंदे सब है डाकू लोग वहाँ पर आराम से गार्ड वार्ड वगैरह कर रहे होते हैं। और ये जो यहाँ पर माजांग है और उसके चंगू मंगू है लोग साथ में बैठे हुए हैं। वह उसका चंगू कहता है कि आखिरकार हम बिना वेपन्स के यहाँ पर क्या टिक सकते हैं? तो माजांग कहता है कि चिंता मत करो, हमें जैसे ही सिग्नल मिलेगा उसके बाद हम लोग तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने वेपन्स को लेकर और एक ऊपर एरिया में चले जाएंगे ताकि हम उन जगहों को संभाल कर देख सके और उनसे इन सभी चीज़ों पर कब्जा कर सके। अगर हम लोग ऊँची जगह से हमला करते हैं तो हमारी जीवित रहने के जो उम्मीद है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तभी वो अपने बगल में देखते हुए कहता है कि यदि चीज़ें गलत हो जाए तो हमारे पास संभालने के लिए कैप्टन क्वान तो है ही ना। तभी वो कहता है ब्रदर क्या हुआ? और हम देखते हैं यहाँ पर इनके कैप्टन को जो यहाँ पर बिल्कुल अजीब सा महसूस कर रहा होता है, काँप रहा होता है अपने पैर को, जैसे टेंशन में कोई लोग हिलाते हैं ना, उसी तरीके से वो अपने घुटनों के मतलब अजीब तरीके से रिएक्शन दे रहा होता है। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर कहता है कि आपको ठीक महसूस नहीं हो रहा है क्या? आपका बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है? हम देखते हैं यहाँ पर इनका कैप्टन कर रहा होता है नहीं नहीं, यह तो बस मेरे इसकी वजह से है कि मुझे अपने हाथों में मेरा अलगाव नहीं है, मेरा स्पेयर मेरा वेपन नहीं है। जब मैं अपने हाथों में अपने वेपन अपने स्पेयर को नहीं पकड़ता हूँ तो मुझे अचानक से बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लगती है, इसलिए तुम्हें इस चीज़ के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम चिंता मत करो, यह एक नॉर्मल है चीज़ है। तो हम देखते हैं सुनकर यहाँ मजाक कहता है क्या आप यहाँ पर एक वेपन साइकोपैथ हैं क्या? ऐसा आपको यहाँ पर कमजोरी की महसूस नहीं हो रही है? तो इसलिए चिंता ना करें, आपको ज़्यादा एक्ट करने की कोशिश भी ना करें, मतलब ज़्यादा कुछ करो मत, तुम शांति से बैठे रहो। और तभी कहता है कि वैसे मुझे इस चीज़ों को देखकर बेचैनी महसूस हो रही है। योंग यहाँ पर दूसरी ओर देख रहा होता है उस गुफा की मतलब उस घर की ओर जहाँ पर मयंक बोल गई हुई, क्योंकि इन लोगों ने पहले से सारा सेटिंग बना कर रखा है कि इन पर पहले से हमला करना है। और हमें उस रूम के अंदर का सीन को दिखाया जाता है जहाँ मयंक बोल अपने हेयर पेन के साथ इस डाकू के अंदर मतलब उस वेपन को अपने घुसाए जा रही होती है अपने हेयर पेन को जोर लगाकर।
और हम देखते हैं वो डाकू यहाँ पर बकाते हुए इसकी ओर देख ही रहा होता है घूर घूर कर। और हमें उस पोजीशन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह पूरा दम लगाकर इसके अंदर लगा रही होती है। डाकू अपने आप को किसी तरीके से संभाल रहा होता है और वह कहता है अपने मन में कि यू बिच, और वह तेजी से अपने हाथ को घुमाते हुए इसे दूर की ओर हटाता है। और हम देखते हैं सीधे वहाँ पर बगल में रखे टेबल पर गिरती है टकरा कर, और वहाँ पर वह सीधे जो खाने पीने होते सभी चीज़ें गिर जाते हैं। और यह डाकू बहुत ज़्यादा पिया हुआ भी है और इसके ना सांस लेने वाले नशे पर हमली हुई है, जिसकी वजह से खुद को किसी तरीके से उठाते हुए कह रहा होता है तुम कमीनी, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यह करने की। और वह देखते हो अपने गर्दन को पकड़ता है, अपने खून को वहाँ पर रोकने की कोशिश करता है। तभी अचानक इसे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होता है या बेहोश होते हुए सीधे ज़मीन पर धाम से गिर जाता है। और हम देखते हैं इस तरह की आवाज़ अंदर से आती है, तो इनके बाहर जो यहाँ डाकू साथी होते हुए लोग कहने लगते हैं चीप चीप, आखिरकार ये क्या हुआ, आखिरकार ये क्या हो रहा है। और मयंक वहाँ बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाती है, इसके सामने की ओर देख रहे होते हैं और वे लोग कहने लगते हैं ये पागल औरत, इसे जिंदा मत छोड़ना, इसे ख़त्म कर दो। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आई थिंक तुम लोगों को यह स्टोरी मज़ा आ रहा होगा सुनकर और देखकर। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना ज़्यादा तुम लोग शेयर करोगे भाई उतने ज़्यादा जल्दी ये एपिसोड्स आते जाएंगे।